औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सावी बैठक में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारे नाज़रीन जिन्होंने हमें फ़ेसबुक से ज्वाइन किया और जो हमारे ज़ूम मीटिंग में जिन्होंने अटेंड किया, उन सबको खुशामदीद कहते हैं। आज की बैठक का मौजू है आम की काश्त और उसके बागात की देखभाल। जैसा कि हम सब जानते हैं, आम तमाम फलों का सरदार है, इसको फलों का सरदार कहा जाता है। पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में आम को बहुत पसंद किया जाता है और सूबा पंजाब के आम दुनिया भर में मशहूर है अपनी मिठास की वजह से, अपने जायके की वजह से। तो इसीलिए आज की बैठक जो है वो खुसूसी आम की काश्त के मुतालिक हम कर रहे हैं, ताकि हम अपने किसान भाइयों को अहम मालूमात दे सकें कि आम के जो बागात हैं उनकी देखभाल कैसे करनी है, या आम का जो बागात है उनकी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन या उन पे जो कीड़ों और बीमारियों का हमला आ जाता है उसका कंट्रोल कैसे किया जाए। आज की हमारी बैठक के जो मेहमानाने खुसूसी है उसमें सर आबिद हमीद साहब हैं, जो कि साइंटिफिक ऑफिसर हैं एंटोमोलॉजी के मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में। उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद मिठल साहब है, जो कि इंचार्ज हैं डायरेक्टर फार्म्स के सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोई जाम में। और उसके अलावा हमारे पास डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे भी अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। डॉक्टर जफर याब हैदर साहब हैं, जो कुछ देर तक हमें ज्वाइन करेंगे। एक्स डायरेक्टर हैं वो जनरल एग्री एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के, और डायरेक्टर जनरल पंजाब एग्री पेस्ट वार्निंग इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट के भी वो एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं। अपने तमाम मेहमानाने ग्रामी को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मिठल आपसे स्टार्ट करते हैं हम कि जैसे कि हम जानते हैं आम के बागात लगाने के लिए हमें पहले आम जो है उसकी नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। तो आप हमारे किसान भाइयों को इस बारे में बताएं कि नर्सरी तैयार करने के किसी भी कोई भी फल लगाना हो, कोई भी सब्जी लगानी हो, उसके लिए हम जो है वो नर्सरी तैयार करते हैं। और नर्सरी तैयार करने का सबसे पहला जो कदम है वो ये होता है कि हमें बीज की दस्तयाबी कैसे होगी। तो इस बारे में थोड़ा बताएं कि कौन सी किस्म है आम की जिसको हम इस्तेमाल करें, जो अच्छी पैदावार दे, अच्छा फल दे, जायकेदार फल दे। और नर्सरी की तैयारी के बारे में हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तो सारी दुनिया में माना जाता है कि ये जो है बादशाह है, फ्रूट का बादशाह है। वैसे तो हम सारे हैं, जो है एप्पल भी हैं, गुआवा भी हैं, दूसरे दो भी हैं, लेकिन आम को ये माना जाता है कि ये सारे फल जो है फ्रूट है उसका बादशाह है। उसके बाद ये नर्सरी, आपने पूछा कि नर्सरी तैयार करना, नर्सरी तैयार कर पहले उसको सीड बेड तैयार करना पड़ता है उसमें। उसके बाद मेच्योर जो उसमें उसका सीड होता है, वो जो है उसको मेच्योर सीड, उसको वो उसकी नर्सरी में जो है ना वो सीड बेड तैयार करने के बाद उसको वो बुआई के लिए, कल्टीवेशन के लिए वहाँ पे हम वो उसकी करते हैं। उसकी जमीन के अंदर उसकी स्पेसिंग अच्छे तरीके से करके फिर उसको अंदर दबा के उसके अंदर जो है ना फिर पानी देते हैं। उसके बाद अच्छे तरीके से, ये इसको मन वीडियो वगैरह न हो, दूसरा इसमें पानी और खासकर जो टेम्परेचर का होता है वही हम देते हैं। आफ्टर जो प्लकिंग होती है उसके बाद जो हम वो जो कोयले वगैरह होते हैं उसकी जो हम वो करते हैं, इसकी नर्सरी रेज करते हैं। ये तो सारे फ्रूट आम के बाग आए थे वो अच्छे हैं, लेकिन इसके पहले जो हम यही रिकमेंड करते हैं कि हमारा सिंधड़ी जो सिंध का है वो सबसे सुपीरियर वेराइटी है। सिंधड़ी जो है उसकी हम वो करते हैं, जी जी। उसकी कल्टीवेशन करते हैं उसकी। वो भी हम सारे बादशाह हैं, लेकिन ये सिंधरी सबसे उसकी क्वालिटी के हिसाब से, और उसके बाद वो टेस्टी के हिसाब से, उसके बाद उसकी जो साइज है वो भी दूसरी है, फ्लेवर के हिसाब से माशाल्लाह ये अच्छी वैरायटी है। उसके बाद हम जी सर। जो करें, जो उसके बाद नर्सरी से उसके टाइम टू टाइम एज पर रिकमेंडेड टाइम भी हम पानी वगैरह देते हैं, इंशाल्लाह वो जर्मिनेट होगी। उसके बाद 1 साल के बाद तकरीबन वो नर्सरी तैयार होगी। उसके बाद हम उसको वो करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे। दूसरी जो हम करेंगे, ग्राफ्टिंग भी हो सकती है नर्सरी में, अगर हम फील्ड ट्रांसप्लांट करें, प्लांटेशन जो हम मैंगो की करनी होती है फील्ड की, उसके बाद हम ट्रांसप्लांट करें। उसके बाद 1-1.5 साल के बाद वहीं उसकी जो हम पेवंद कार्य ग्राफ्टिंग करें तो वो उसके रिजल्ट अच्छे होंगे। जी सर। सर नर्सरी जब हम लगाते हैं तो उसके लिए भी हमें जमीन देखनी पड़ती है कि कौन सी जमीन मौजू है जहाँ पे हम आम की नर्सरी जो है उसको लगा सके। और उस जमीन की तैयारी किस तरह करते हैं, किस तरह हम वो क्यारियां बनाते हैं। उसकी तैयारी यही है मैडम, मैंने रिक्वेस्ट की कि ये उसके पहले तो हम नर्सरी बेड तैयार करते हैं, उनकी प्लोइंग करते हैं। उसके बाद हम लेवलिंग करते हैं अच्छे तरीके से। लेवलिंग करने के बाद प्रॉपर इसकी स्पेसिंग मेंटेन करते हैं। उसके बाद जो हम वो कोयले वाला सीड जो हमें मिलता है, जो वेस्ट पड़ा होता है, उसको हम थोड़ा वो ड्राई करके उसके बाद उसको जो है ना वो उसकी नर्सरी रेज करते हैं।
तो उसके बाद उसकी प्रॉपर उसके ऐसा हो कि उसके जो जो रूट नीचे डेवलप करें, इसलिए वो उसकी हो लोमी सॉइल जो है, सिल्ट लोम के हवाले से नहीं कहते, लेकिन जो है वो लोमी सॉइल जो वो फेवरेबल है उसके लिए, जो वहाँ पे जी सर ठीक है। रूट की डेवलपमेंट प्रॉपर हो उसमें, और उसमें नीचे जो उसकी उसके जो नरम जमीन हो उसके वो जल्दी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। जी सर। सर आप पनीरी लगाने का वक्त कौन सा मौजू है, किस वक्त पनीरी लगाई जाए तो अच्छी ग्रोथ आती है, उसकी जड़ें जो अच्छी ग्रो करती हैं? पनीरी जो है ना, वैसे तो इसके दो होते हैं जो ट्रांसप्लांट उनके, एक तो स्प्रिंग क्रॉपिंग होती है, दूसरी जो अगस्त प्लांटेशन होती है। ये दोनों सीजन जो है अच्छे हैं इसके, जो पनीरी के या उसके जो हम इसके मैंगो लगाने के लिए, ये तो अच्छे सीजन है इसके दो। जी सर ठीक है। सर हम जो नर्सरी तैयार करते हैं उसके लिए हमें कितना जो हम नर्सरी बेड प्लांटिंग उसके तैयार करें तो हमें कितना सीड रेट रिक्वायर्ड होता है, कितनी हम लगा सकते हैं बीज जो है उसकी नर्सरी के लिए? वो तो सीड रेट डिपेंड करता है, हमें जितनी भी ज्यादा देखो ना, वो सीड रेट रिकमेंड यही हम कहते हैं कि जितनी हमें जरूरत के हिसाब से होती है ना, कि कभी हम कमर्शलाइज भी करते हैं उसको, कमर्शियल के हिसाब से हम 1,000 जो कोयले वो भी लगा सकते हैं, 5,000 भी लगा सकते हैं। यहाँ कभी कभी वो एज पर हम अपनी जमीन कितनी हमें वो करनी होती है, प्लांटेशन करनी होती है, उसके हिसाब से हम वो अपनी नीड बेसिस पे लगाते हैं। जी सर ठीक है। सर अब हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है, नर्सरी के बाद हमने अपनी पौधे जो उनकी ट्रांसप्लांटेशन करनी होती है मेन खेत में, तो जी वो जी। जो मेन खेत है वो उसके बारे में बताएं कि उस खेत की तैयारी किस तरह की जाती है और किस तरह नर्सरी को जो है हम लगाते हैं, कौन सा मौसम मौजू होता है उसके लिए? मैंने वही मैडम रिक्वेस्ट की कि ये दो मौसम जो है ना, ये है एक तो मैंने ये कि ये स्प्रिंग कल्टीवेशन जो फरवरी मार्च है, ये भी ठीक है उसके प्लांटेशन के लिए। और दूसरी जो है ये ट्री ट्री प्लांटेशन, वो आम के बागात के लिए भी ये ठीक है। और दूसरी किसी की हम प्लांटेशन करते हैं, ये भी 14-15 फरवरी को ये बहुत मुनासिब होती है। ये भी होते दूसरी अगस्त की होती है, आफ्टर जो मॉनसून, जब जो वो तकरीबन एंड पे होता है, उसके बाद ये अच्छी मौसम होती है उसकी कल्टीवेशन के लिए, ट्रांसप्लांटेशन के लिए, बागात के लिए अच्छी थी, और वैसे ट्री प्लांटेशन के लिए अच्छी होती है। जी सर, अगर आप खेत की तैयारी के बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों की रहनुमाई फरमा दें कि किस तरह से अपनी वो खेत जो है उनकी तैयारी करें नर्सरी की ट्रांसप्लांटेशन से पहले। ट्रांसप्लांटेशन से पहले फिर इसकी प्रॉपर तरीके से इसकी जो है ना, इसकी प्लोइंग करनी चाहिए, अच्छे तरीके डीप्लोइंग करनी चाहिए। उसके बाद जो इसकी प्रॉपर लेवलिंग करनी चाहिए, लेजर लेवल से लेवलिंग करनी चाहिए। उसके बाद उसकी जो है प्रॉपर वो उसकी जो स्पेसिंग करनी चाहिए। जब हम कितना स्पेस रखते हैं, आजकल तो वो हाई डेंसिटी पे लोग जा रहे हैं ना, उसकी जो हाई डेंसिटी पे जा रहे हैं, लेकिन हम ट्रेडिशनली वैसे तो तकरीबन 1 एकड़ पे जो पहले होता था वो तकरीबन मैं समझता हूँ कोई 30-32 उसमें आते थे जो है ना, स्पेसिंग के हवाले से। कभी 40-50 का स्पेस होता था, कभी तो 35 का जो है ना वो 45-35 यही स्पेसिंग होती थी। अभी तो लोग हाई डेंसिटी पे जा रहे हैं। लैंड प्रिपरेशन के हवाले से मैंने यही रिक्वेस्ट की कि प्रॉपर लैंड लेवलिंग उसकी जो है ना ये होनी चाहिए, जो पानी जो है ना वो इसमें यूनिफॉर्म खड़ा हो जाए। जी सर बहुत शुक्रिया। सर अगर आप बताएं कि जैसे नर्सरी को ट्रांसप्लांट करते हैं, गड्ढे खोद के हम अपने बाग जो है उसमें पौधे लगाते हैं, तो वो गड्ढे किस तरह खोदने चाहिए, किस तरह उनके प्रॉपर अगर आप बता दें कि किस तरह गड्ढे खोद के उसमें प्लांट कैसे रखना चाहिए? मैडम आवाज कट रही है आपकी। जी सर मैं पूछ रही हूँ कि जो हम नर्सरी के बाद उसकी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, हम गड्ढे खोद के अपने पौधे जो है उनको लगाते हैं अपने मेन खेत में, आप वो बता दें, किसान भाइयों की रहनुमाई फरमा दें इस सिलसिले में, गड्ढे कितनी गहराई तक गड्ढे खोदे और किस तरह से उसमें पौधे जो लगाएं? वैसे तो इसका बेसन बढ़ता है, बड़ा बड़ा बेसन होता है इसका, जब वो फीडिंग चैनल जाके उसके में गिरता है, वो तो वैसा बेसन होता है इसका। वो तकरीबन बेसन बड़ा होता है, तकरीबन उसके जो है ना उसके मॉइस्चर के लिए वो सारा उसके लिए तकरीबन 8-10 फुट का फिर रिंग बनता है बड़ा जो है। उसके बाद जब प्लांटेशन करते हैं वो नहीं नहीं, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कोई 3x3 4x4 का हो जाए तो अच्छा है।
जी सर, बहुत शुक्रिया। सर हम लोगों ने देखा कि वो जब घड़े खोदते हैं उनमें से आधी मिट्टी जो हम उसको निकाल लेते हैं, उसमें हम बल वगैरह जो है या इस तरह की चीजें डालते हैं ताकि हमारे पौधे जो है उनको मुनासिब मिकदार में जो ग़िज़ाई अज्जा है वो मिलते रहे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम, आपका आवाज आपकी कट रही है, समझ में। जी सर हेलो। आई थिंक आपके इंटरनेट का कनेक्शन का मसला है। सर जफर याब साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको आवाज आ रही है? जी सर, अब सर का भी कनेक्शन का इशू आ रहा है। जी मित्तल साहब, आप बताएंगे हमें कि वो गड्ढे खोदने के लिए हम उसमें खेत की जैसे हम तैयारी करते हैं, हम उसमें बल वगैरह जो है या गोबर की खाद वगैरह डालते हैं, उसके सिलसिले में अपने किसान भाइयों के लिए आप रहनुमाई फरमा दें जरा। हेलो। जी सर, आपको आवाज आ रही है? जी जी कट के आ रहे, जी जी। जी सर। सर आपको अब आवाज आ रही है? जी जी कट भी रही है, थोड़ी आ भी रही है मैडम। हेलो। एजाज साहब, अगर आप सर एजाज ने भी ज्वाइन किया, सर अगर आप इसमें किसान भाइयों की रहनुमाई फरमा दें। सर आप म्यूट है, माइक अनम्यूट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सब ऑनलाइन ग्रुप में बस क्वेश्चन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम में वेलकम करता हूं, और स्पेशली थैंक्स डॉक्टर मोहम्मद मिठल नून साहब जो डायरेक्टर प्लानिंग है हमारे यूनिवर्सिटी के, पीएचडी भी हैं। तो इसके सिलसिले में ये लैंड प्रिपरेशन के लिए ये है कि लैंड को अच्छी तरह से 2-3 प्लॉट्स दिए जाएं, उसके बाद जो है ना क्लाट क्रशिंग करके लेवलिंग की जाए। और जो नर्सरी के ट्रांसप्लांटेशन के लिए ये होता है कि कम से कम 1 मीटर डीप गहराई में, और जिसे आप 3 फीट कह सकते हैं, और 1 मीटर वाइड और 1 मीटर सरकमफेरेंस का जो है ना एक पिट गड़ा जो है ना वो उसमें वो किया जाता है। उसमें से उसी उसी गड़े से जो मट्टी निकलती है उसमें 1/3 फार्म मेन्योर जो वेल डिकम्पोज्ड हो वो मिक्स किया जाए तो बहुत बेहतर है। मगर याद रखें कि वेल डिकम्पोज्ड हो, क्योंकि अगर वेल डिकम्पोज्ड फार्म यार्ड मेन्योर नहीं होगा तो उसके बहुत सारे जो है ना नेगेटिव असरात भी हैं। यानी और इसी अभी कुछ फार्मर्स यहाँ टंडोजाम के सराउंडिंग्स में वेल डिकम्पोज्ड जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं किया, जो हमने खुद विजिट किए, तो वहाँ कुछ जो है ना फंगस वगैरह ये वो डिजीजेस लग गई हैं। और एक्वेयस एसिड्स वगैरह उनका भी जो है ना वो भी है, यूरिक एसिड उनका भी उसमें असरात होते हैं, और बहुत सारे इंसेक्ट्स पेस्ट होते हैं या उनके एग्स वगैरह भी होते हैं, लार्वी वगैरह भी होती हैं। तो इसकी वजह से जो है ना वो बेहतर यही होगा कि वेल डिकम्पोज फार्म यार्ड मेन्यूर हो, वो इजीली अवेलेबल भी होता है प्लांट्स के लिए। तो फिर वो जो है ना मिक्स करके पिट को फिल किया जाए, उसके बाद जो नर्सरी हम ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं वो ट्रांसप्लांट करें। इसके लिए अगर हम हाई डेंसिटी पे जा रहे हैं तो आजकल जो है ना कम से कम जो है ना वो 2.5 मीटर फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जो है ना वो इसका फासला होता है। और जो है ना ज्यादा से ज्यादा हाई डेंसिटी के लिए जो रिकमेंड किया गया है वो 5 मीटर टू 5 मीटर यानी प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस होता है। और अगर ये जो पुराना हमारा जो पहले तरीके आ रहा है कि कम से कम 26 प्लांट्स पर एकड़ मैंगो के लगाते हैं जो वेल डेवलप्ड हाई कैनोपी रखते हैं, तो उसके लिए अगर जो है ना वो यही डिस्टेंस जो है ना हमारे एकड़ के लिहाज से उससे ज्यादा से ज्यादा 26 अगर प्लांट्स आ जाए तो वो बहुत बेहतर होता है। और शुरू में तो जैसे कि पौधा जो है ना वो छोटा होता है तो उसके लिए बेसिन भी छोटी बनानी पड़ती है। एक अहम बात बताता चलूं कि जैसे जैसे आम का प्लांट या आप जैसे ट्री कहें वो बड़ा होता जाए, उसकी जितनी जितनी कोने कैनोपी बढ़ती जाती है ना, तो बेहतर ये कि नीचे से जो बेसिन है वो भी उतने ही हिसाब से जो ना वो हम बढ़ाते जाएं तो बहुत बेहतर होगा। ये है इसी सिलसिले में। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी सर, इसमें ये भी कहा जाता है कि आम की कुछ वैरायटीज ऐसी होती है जिनके दरख्त का फैलाव कम होता है, और कुछ वैरायटी ऐसी होती है जिनमें दरख्तों का फैलाव ज्यादा होता है, तो उसी हिसाब से उनमें प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है उसको मेंटेन रखना पड़ता है।
जी जी जी, मैंने सर यही ये कहा जो अगर आप आबिद साहब से मेरा क्वेश्चन है कि सर अगर बता दें कि इसके थोड़ा के सा लिए ज्यादा डिटेल से हमारी। जी जी सर। जी हेलो। यहाँ जो सिंध में हाई डेंसिटी पे अभी तक जो है ना, वो लाल बादशाह जो वैरायटी है वो लगाई जा रही है। बाकी पंजाब के लिए हमारे जी दोस्त बताएंगे, हमें भी खुशी होगी कि वहाँ कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ है यहाँ उसके पौधे की जो कैनोपी है वो जो है ना बहुत कम बढ़ोतरी में है, इतनी ज्यादा नहीं होती। लाल बादशाह वैरायटी आपने देखी जी होगी। सर। यहाँ तो कंज्यूम नहीं की जाती, मगर इनका इंपोर्ट वैल्यू बहुत ज्यादा है, जी सर। एक्सपोर्ट वैल्यू, एक्सपोर्ट वैल्यू बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। जी आबिद सर, अगर हाई डेंसिटी जो प्लांटेशन है या ऑर्चर्ड, इसके बारे में किसान भाई को थोड़े आम अल्फाज में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मुझे खुशी हो रही है कि आपने इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। जनाब ज़फ़रयाब हैदर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, नर्सरी में हाई डेंसिटी प्लांटेशन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि अभी दुनिया में इसके नंबर ऑफ प्लांट्स को बढ़ाया जा रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग हमारे पास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन हैंड है, जितना हमारे पास नॉलेज है या जितना हमारा जिम्मेदार ग्रिप कर सकते हैं, वो हमारी ये डेंसिटी है कि हम 1 एकड़ में 72 पौधे लगाएं, 73 पौधे, 27 फीट लाइन से लाइन का फासला और 22 फीट प्लांट से प्लांट का फासला हो। नंबर ऑफ द प्लांट्स बढ़ाना या हाई डेंसिटी लगाना अगर मकसूद भी हो तो कोशिश करें कि 1 या 2 एकड़ में पहले एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करें। यहाँ पे दरख्त की जो हाइट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 फीट तक होती है, यानी स्मॉल ट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया। हर दरख्त पे यहाँ आपके जो एक्सेस है वो आसान होती है। दरख्तों फलों के ऊपर हमारे यहाँ फ्रूट फ्लाई का हमला होता था या डिजीजेस बहुत ज़्यादा फैलती हैं, तो हम इनके ऊपर कवरिंग कर देंगे। हम लोग भी यहाँ मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में ट्रायल कर रहे हैं मुख्तलिफ डेंसिटीज पे। हमने 10 बाई 10 फीट के फासले पे भी मैंगो की काश्त की हुई है। हमने 10 बाई 3 फीट के फासले पे भी मैंगो की काश्त की हुई है कि जहाँ पौधे से पौधे का फासला 3 फीट है और जो कतार से कतार का फासला है वो 10 फीट है। यानी अभी स्टिल पाकिस्तान में हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या इसे सूट करती है, कौन कौन से पेस्ट आते हैं, कौन कौन सी डिजीज आती हैं, फ्यूचर थ्रेट्स क्या आते हैं, उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे रिसर्च ट्रायल यहाँ पे हम मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में और बहुत सारे जिम्मेदारों ने, अगर जो पंजाब के जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उन्होंने इनिशिएट भी किया है तो स्मॉल स्केल से किया है। स्टिल जो हमारी रिकमेंडेशन है कि जो फार्मर बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकता अपने बाग को, वो 73 प्लांट्स लगाए 27 बाई 22 फीट के फासले पे। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर जफर, आपको हमारी आवाज आ रही है सर? सुन पा रहे हैं आप हमें? सर आप म्यूट हैं। जी जफर साहब, आप माइक अनम्यूट कर लें अपना। आई थिंक उनके इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है। जी एजाज साहब, अब हमने उसकी आपाशी का मामला, जैसे कि पानी जो है वो आम के पौधे या आम के बाग के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, जब खुसूसन जब उसके फूल बन रहे हो या फल लग रहा हो। तो इस मामले में आप बताएंगे कि नर्सरी और बाग दोनों में पानी का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है, तो इसमें हमारे किसान भाइयों की थोड़ी रहनुमाई फरमा दें। जी सर। सर आप हमें सुन रहे हैं? जी सर, आप इसमें रहनुमाई फरमा जी दें मैडम, किसान भाई। मैडम बड़े बाग को, आम के बड़े बाग को पानी लगाने का एक बुनियादी असूल ये है कि एक दफा जब बाग को इरिगेट किया गया है, पानी लगाया गया, तो जब तक कैनोपी के नीचे जो उसका फैलाव है उसके नीचे 2/3 वतर खुश्क ना हो जाए, दोबारा आप पाशी ना करें। हमारे यहाँ पंजाब में जो कंडीशन है, जो डाई बैक का शिकार पौधे थे ऊपर से सूखना शुरू हो गए थे, जब हमने उसको थारोली स्टडी किया तो ये बात सामने आई कि आम के दरख्त को पानी की कमी की वजह से इतना नुकसान नहीं पहुंच रहा जितना पानी की ज्यादती की वजह से हो रहा है।
अगर मुसलसल यहाँ पे पानी खड़ा रहे तो क्या होगा कि रूट रॉटनिंग शुरू हो जाएगी, जड़ें जो है वो गलना सड़ना शुरू हो जाएंगी। दूसरा, जो पोर्स होते हैं, मसाम होते हैं जमीन के अंदर, अगर वो बंद हो जाएं तो सफोकेशन काज होती है। अगर बिलफर्ज वहां पे फ्लावरिंग भी हुई है और मुसलसल किसी जिम्मेदार ने एक आबपाशी खुश्क होने से पहले दोबारा आबपाशी कर दी है तो क्वाइट पॉसिबल है कि जो बूर लगा हुआ है वो भी गिर जाएगा। यानी शेडिंग बूर की भी हो सकती है, स्मॉल फ्रूट्स की भी हो सकती है। इसलिए आम के बाग को बहुत सोच समझ के पानी लगाना है। दूसरा, इस तरीके से जो उसकी कनॉपी है उसके नीचे भी हमने ढलवान बना देनी है ताकि वहां ज्यादा देर तक पानी खड़ा ना रहे। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी मिठल साहब, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आबपाशी का दौरानिया जो है वो कितना रखना चाहिए और किस तरह से पानी देना चाहिए? जी सर मिठल, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी सर। जी सर, जी एजाज साहब आप बता दें। सर आपका माइक म्यूट है। जी मैं सहमत करता हूँ, सेकंड करता हूँ कि दोस्त ने जो इरिगेशन का तरीकेकार बताया, मगर मौसम के लिहाज से आम जो है ना तरीका यही है कि गर्मियों के मौसम में जो है ना ट्रॉपिकल एरियाज में कम से कम 1 वीक में एक मरतबा पानी देना चाहिए। उसकी निशानी यही है कि हम खुद फील करते हैं कि इस वक्त जो है ना जमीन वो ड्राई हो गई है। जो बेसिन बता रहे हैं उसके गिर्द जो रिंग बनाई जाती है वो 1/3 तक जो है ना सूखी हुई है। एक तरीका ये है। और सर्दियों के मौसम जो है ना, मौसम में हम 15 दिनों के बाद पानी देते हैं। इसके लिए मैं आपसे एक अहम जो है ना पानी के हवाले से अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं एग्रोनॉमी का हूँ, हार्टिकल्चर का नहीं हूँ, मगर जो यहाँ मुझे खुद एक्सपीरियंस है, अपने घर में भी लगाए हुए हैं चंद पौधे हमने, और विजिट भी करते रहते हैं यहाँ फार्मर्स को, कि दिसंबर और जनवरी में हम यहाँ सिंध के हालात में दिसंबर और जनवरी में बिल्कुल भी पानी बंद कर देते हैं। इससे ये होता है कि पौधे की एक जो है ना वो नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है कि हम पौधे को जब भी स्ट्रेस देंगे तो वो फ्लावरिंग की तरफ चला जाता है। तो दिसंबर और जनवरी में 2 महीने तक हम मुसलसल जब हम पानी इसको बंद कर देते हैं तो फिर वो फरवरी के शुरुआत तक जो है ना वो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त फ्लावरिंग देता है। और उसका नतीजा ये होता है कि जो है ना आम की पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। अगर इसी महीनों में जिन जिन फार्मर्स ने गलती से भी अगर पानी दिया हुआ है तो फिर वो जो है ना रिप्रोडक्टिव के बजाय वेजिटेटिव ग्रोथ में चला जाता है, यानी लीव्स जो है ना वो ज्यादा इसके निकल आते हैं और उस जो बाकी रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस हैं उसमें जो है ना वो फ्लावर्स नहीं आते। ज्यादा लीव्स आने की वजह से कभी कभी ये होता है कि आम का पौधा जो है ना वो फ्लावरिंग भी नहीं देता। तो ये हमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए इरिगेशन के हवाले से। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर इरिगेशन के बाद जो अहम मरहला आता है बागात में, आम की बागात में, उसकी खाद की इस्तेमाल का है कि खादों का इस्तेमाल जो है वो किस तरह करना चाहिए और कितना करना चाहिए कि हमारी फसल जो है वो जो बागात हैं उनका फल जो है उस पर असर भी ना हो और हमारी जो खादें हैं उनका ज़या भी ना हो। जी सर। मैं ही जी जवाब दूं एजाज या साहब। कोई और दूं? अच्छा, जी जी सर आप। हाँ, खाद कि सबसे पहले तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें खाद किस वक्त देनी चाहिए। तो इसके लिए जो मौजू टाइम ये है कि एक जब आखिरी पानी दे रहे हैं ना नवंबर के महीने में, उस जी वक्त सर। हम खाद जरूर क्योंकि उसके बाद हम 2 महीने के लिए पानी बंद कर देंगे, उस वक्त खाद देनी चाहिए। दूसरी जो स्टेज आती है वो क्रिटिकल स्टेज है मैंगो के लिए, जब ये फ्लावर्स निकल आते हैं उस वक्त भी हमें खाद देनी चाहिए। पर प्लांट प्लांट की एज, उसके कद और उसकी जो कैनोपी बनती है अम्ब्रेला लीव्स के ऊपर वाली, उस कैनोपी के हिसाब से जो है ना वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस वक्त अगर पौधा छोटा है तो वो खाद भी लाजमी तौर पे कम देनी पड़ेगी। अगर पौधा बड़ा है, मिसाल के 10 से 15 मीटर तक है और उसकी कैनोपी जो है ना वो भी ज्यादा फैली हुई है, तो वो हम 1 किलो तक भी अगर फर्टिलाइजर दे देंगे तो वो बहुत बेहतर है। अब ये है कि खाद कौन सी देनी चाहिए। तो जिस तरह ये वाटर सेंसिटिव क्रॉप है, पानी बिल्कुल कम कर देंगे फिर भी जो है ना इसका नुकसान हो जाएगा। अगर हम फ्लडिंग कर देंगे फिर भी जो है ना आम का दरख्त जो है ना वो स्ट्रेस फील करता है, उससे भी हम आम के बागात को नुकसान हो जाएगा।
बिल्कुल इसी तरह कुछ ऐसे फर्टिलाइजर भी हैं जो हमारे जो है ना आमों के बागात को नुकसान दे सकते हैं। तो जैसे कि हम आम लेते हैं, उनकी बहुत सारी वजूहत हैं, उसमें से एक बेहतरीन वजह ये है कि इसका फ्लेवर भी ठीक हो, यानी क्वालिटी ठीक हो, कलर भी ठीक हो, साइज भी ठीक हो ना, ये सारी क्वालिटी है, और यील्ड भी बेहतर हो। तो उसके लिए यहाँ अब जो हालात आ गए हैं, मैं नहीं कहना चाहता, मगर ये हकीकत है कि हमारे जो बहुत सारे फर्टिलाइजर्स आ चुके हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, उनका पीएच वैल्यू बहुत हाई रहता है, लिखते कुछ और है, होता कुछ और है, ये एक हकीकत है। तो जिन लोगों ने इनका पीएच चेक किया होगा तो वो खुद माशाल्लाह इसके लिए विटनेस भी दे देंगे। तो इसी के सिलसिले में मैं यही कहूंगा कि कोशिश करके बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन डीलर जो आपके इलाके का हो, वहां से फर्टिलाइजर लें। पोटाश फर्टिलाइजर दे दें, बहुत बेहतर है। यूरिया किसी ऐसे डीलर से लें जो रियल यूरिया दे रहा होता हो, किसी ऐसे डीलर से न लें जिसके लिए लोगों को पता होता है कि यहाँ जो है ना कौन अच्छा डीलर है, कौन जो है ना वो हकीकी मानों में यहाँ जो है ना ओरिजिनल फर्टिलाइजर सेल कर रहा होता है। तो यूरिया भी ले लें आप। फास्फोरस की जब जरूरत हो तो फास्फोरस भी दे दें, मगर आजकल के जो है ना हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है ना वो लोगों में हो चुकी है, इसी वजह से कि हम जो है वो न्यूट्रिएंट फूड नहीं ले रहे हैं। तो इसकी वजह से अगर हम जिंक भी दे दें तो वो भी बेहतर होगा। जी जी मैडम, इसमें कुछ मैं ऐड करना चाहूँगा जी जी कि सर जी। बिल्कुल। ये के बुनियादी तौर पे जो मैक्रो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं। उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश है, जैसे डॉक्टर जी इजाज जी साहब फरमा रहे थे। इसमें जब आम एक दरख्त अपना पूरी ताकत लगा के आपको फ्रूट देता है, तो कोशिश करें कि फ्रूट हार्वेस्टिंग के फौरन बाद उसमें खाद डाली जाए। उसमें उसकी फास्फोरस और जी पोटाश की हाफ मिकदार लाजमी डालें। अच्छा, इसमें डिले करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर देखें हमारे यहाँ पे पंजाब में जो है 64 समर बहिश्त, वो 37% रकबे पे है। अगर हम इसको बर वक्त खाद नहीं देते तो वो अगले साल अपने आप को न्यू फ्लैशेस नहीं लेगा, वो अपने आप को तैयार नहीं करेगा अगले साल की फ्रूटिंग के लिए, और वो वाराबंदी कर जाते हैं। फिर एक साल वो फल लेता है, दूसरे साल नहीं लेता। इसके लिए कोशिश करें कि फास्फोरस की कुल मिकदार, पोटाश की हाफ मिकदार और नाइट्रोजन की 2/3 मिकदार हम फ्रूट हार्वेस्टिंग के फौरन बाद डालें। दूसरी बात कि जब फ्लावरिंग आती है वहां पे नाइट्रोजन की जरूरत होती है, और जब फ्रूट सेटिंग हो जाए वहां पे पोटाश की जरूरत होती है। एक 15 से 20 साल के पौधे को, जिसे हम फुली ग्रोन ट्री कहते हैं, उसको तकरीबन 1 किलो फास्फोरस चाहिए, जो कि हमें 2 किलो डीएपी से या 2 किलो टीएसपी से हमें हासिल हो जाती है। इसी तरीके से पोटाश के लिए हमारे पास 2 सोर्सेज हैं, जिनमें एसओपी है, सल्फेट ऑफ पोटाश। उसकी हमारी रिकमेंडेशन ये है कि 1 किलो आप आफ्टर फ्रूट हार्वेस्ट डालें, और 1 किलो आप फरवरी मार्च में जब फ्लावरिंग के बाद फ्रूट सेटिंग हो वहां पे डालें। इस तरीके से अगर आप इन चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे कि फ्लावरिंग के टाइम आपने नाइट्रोजन डालनी है और फ्रूट सेटिंग के दौरान पोटाश डालेंगे, तो उससे ये होगा कि हेल्दी फ्रूट पैदा होगा। दूसरी बात कि फ्रूट डेवलपमेंट के दौरान अगर नाइट्रोजनी खाद का इस्तेमाल किया जाए, आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात हम आम को देखते हैं, उसे काटते हैं, वो बाहर से बहुत खूबसूरत नजर आ रहा होता है, लेकिन जब हम काटते हैं तो वो गुठली के साथ वहां पे गला हुआ होता है। उसके गलने की वजह क्या होती है कि वहां से कैल्शियम ड्रेन हो जाता है, और इसकी जब रीजन को हमने स्टडी किया तो ये बात सामने आई कि अगर फ्रूट डेवलपमेंट के दौरान एक्सेसिव नाइट्रोजन डाली जाए तो फ्रूट से जो कैल्शियम है वो ड्रेन हो जाता है, वहां पे जेली सीड बन जाती है, जिससे हमारी क्वालिटी डिटीरियोरेट हो जाती है। यानी इन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखें। इसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि बोरान का बहुत बड़ा रोल है पोलिनेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, कि फर्टिलाइजेशन होगी तो फ्रूट सेटिंग होगी
और हमें अच्छा फल मिलेगा। तो कोशिश करें कि फ्लावरिंग के दौरान एक दफा बोरान का स्प्रे 80 ग्राम फी 100 लीटर पानी के हिसाब से अगर हम दरख्तों के ऊपर स्प्रे कर दें तो उससे बहुत अच्छे हमें रिजल्ट मिलते हैं। जी सर, शुक्रिया सर। अगर आप हमारे किसान भाइयों को थोड़ा आसान करके बता दें कि फूल आने की स्टेज पे जो फसल डालनी है वो किस महीने में डालें, अगर महीनों के हिसाब से भी अगर आप किसान भाइयों की रहनुमाई फरमा दें तो अच्छा रहेगा। ये थोड़ा सा ये मैं बता दूं कि थोड़ा हमारा जो सिंध है वो अर्ली है। हम यहाँ पे जी जी 30% फ्लावरिंग पे जब फूल निकलना शुरू हो जाए तो हम यहाँ फरवरी में हम कहते हैं कि जनाब आप नाइट्रोजन की 1/3 डोज डाल दें। उसके बाद जब हार्वेस्टिंग पे जब एक 15 से 20 साल का पौधे के फ्रूट तोड़ा जाता है तो वहां पे हमारी रिकमेंडेशन ये है कि कम से कम 2 किलो उसको अपना डीएपी डाली जाए, 1 किलो पोटाश डाली जाए, ताकि वो अपने अगले साल के लिए फ्रूट के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तो 2 बातें मैंने कही कि एक फ्लावरिंग के दौरान जी जी नाइट्रोजन डाली जाए, फिर फ्रूट सेटिंग जब हो तो वहां पे 1 किलो पोटाश डाली जाए, और जब फ्रूट हार्वेस्ट कर लें तो फौरी तौर पे आपने उसे एक एकड़ में से अगर एक दिन फल तोड़ा है तो कोशिश करें कि अगले दिन या विद इन 1 और 2 डेज आप वहां पे इसको फास्फोरस और पोटाश लाजमी दें। वो अपने आप को तैयार करेगा अगले साल के फल के लिए। तीसरी बात कि इसमें डोरमेंसी का भी दौरानिया होता है कि 15 अक्टूबर के बाद हम पानी रोकते हैं। बुनियादी तौर पे डोरमेंसी ये होती है कि पौधा अपने आप को तैयार करता है अगले साल की फ्रूटिंग के लिए, और उस डोरमेंसी पे 2-3 अवामिल असरअंदाज होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन है, जिसमें टेम्परेचर है, जिसमें वो पानी है। टेम्परेचर पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, सिंध में वैसे भी टेम्परेचर ज्यादा होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की एप्लीकेशन से वो अगर खाबिदगी की तरफ नहीं माइल होता, एक पौधा एक्टिव रहता है तो उस पे जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगी, वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की तरफ यानी फ्रूट सेटिंग की तरफ नहीं आएगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी अब्दुल्ला साहब, हम आपके क्वेश्चन जरूर लेंगे, पहले हम अपना सेशन कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन आंसर का सेशन जो हम एंड पे रखते हैं उसमें हम डिस्कस करते हैं। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आम जो है इस पे कोरे और सख्त सर्दी का काफी जो है वो नेगेटिव असर होता है, तो हम क्या तदाबीर हमारे किसान भाई इख्तियार करें कि वो आम के बागात या आम की जो उन्होंने नर्सरी लगाई है उसको सख्त कोरे से और सर्दी से महफूज रखें? जी मैडम, यहाँ पे कोरे के असरात से ना, यहाँ सिंध में तो टेम्परेचर मॉडरेट सही रहता है, सर्दियाँ बहुत ज्यादा नहीं पड़ती। पंजाब में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे टेम्परेचर 4, 3 और 2 डिग्री सेंटीग्रेड बल्कि 0 तक भी चला जाता है। वहाँ ये जो पौधा है 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त है कि वो सर्दी को टॉलरेट करता है। जो ही वो टेम्परेचर 6 से नीचे आना शुरू होता है, 5 या 4, वहां पे कोरे के असरात पड़ते हैं जो कि बिल्कुल जला देते हैं हमारे छोटे पौधों को। तो छोटे पौधों को जी कोहरे जी से बचाने के लिए लाजमी है कि उनके ऊपर हम टहनियों के साथ उनको कवर करते हैं, या हम चूने का 5% सोल्यूशन स्प्रे करते हैं। इस वक्त 2-3 मार्केट में एंटी फ्रीज भी आए हुए हैं, एक नो फ्रॉस्ट के नाम से है, एक ग्रीन पॉलिश के नाम से, यानी ऐसे केमिकल भी आ रहे हैं जिनको अगर हम स्प्रे छोटे पौधों पे करेंगे तो वो कोहरे से तहफ्फुज होगा। दूसरी बात कि बड़े पौधों को कोहरे से बचाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पंजाब में हमारी रिकमेंडेशन है कि 15 अक्टूबर के बाद पानी ना लगाएं। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि अगर वो उसमें हम इरिगेट करते रहें और नाइट्रोजनी खाद डालते रहें तो वो वेजिटेटिव ग्रोथ जो बिल्कुल न्यू फ्लैश पत्ते निकलते हैं तो वो कोरे से ज्यादा इफेक्ट होती है। न्यू फ्लैशेस कोरे से ज्यादा इफेक्ट होती हैं यहाँ पे पानी के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा हो। हम जो ये पानी रोकते हैं खाबिदगी के दौरान, ये भी कोरे से प्रोटेक्शन होती है। तीसरे नंबर पे जो फार्म यार्ड मेन्योर है उसको दिसंबर के शुरू में ही स्प्रेड कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है पौधे के घेरे के नीचे, तो उससे भी कोहरे से काफी हद तक तहफ्फुज मिलता है। दरख्तों के तनों के ऊपर चूने का
और उसमें नीला थोथा मिला के हम 3 फीट तक 4 फीट तक सारे दरख्तों के तनों के ऊपर हम पेस्ट कर देते हैं, उसको लगा देते हैं बुरश के साथ। उससे भी जो हम ये चूना इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ बार्क स्प्लिटिंग नहीं होगी। अगर बार्क स्प्लिटिंग यानी छाल नहीं फटेगी सर्दी की वजह से, अगर छाल कहीं फट जाए दरख्तों पे तो वहां पे मैंगो हॉपर छुपता है, यानी उसको प्रोटेक्शन मिलती है, सर्दियों में वहां गुजारते हैं। तो ऐसे इकदाम से हम कोरे से अपने बागात को बचा सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी एजाज साहब, मेरा क्वेश्चन अगला आपसे है कि प्रूनिंग जो है वो आम के बागात में एक बहुत अहम स्टेप है, तो अगर आप किसान भाइयों को इस बारे में रहनुमाई फरमाएं कि वो पौधों की काट छांट जो है वो उसको किस तरीके से करें, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। सर आप म्यूट हैं, आप अपना माइक अनम्यूट करें। थैंक यू वेरी मच। इसी सिलसिले में मेरा अपना ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब हम फ्रूट पिकिंग कर चुके होते हैं तो उसके बाद जो सूखा होता है, सूखी ब्रांचें, ड्राई ब्रांचेस, वो मुकम्मल तौर पे जो है ना, एक होती है प्राइमरी ब्रांचेस, वो नहीं, लेटरल ब्रांचेस या सेकेंडरी ब्रांचेस जो है ना, वो मुकम्मल तौर पे सूखी ब्रांचेस, सूखा उसे कहते हैं, आम का सूखा, वो मुकम्मल तौर पे रिमूव कर दिया जाए तो वो बहुत बेहतर रहता है। तो ये जब बात चल रही थी फर्टिलाइजेशन की, तो मुझे अपना एक्सपीरियंस एक याद आया जो भी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जी जी आम सर। के जितने भी लगते हैं या इनफलोरेसेंसेस बनती हैं, उनमें से तकरीबन ये दोस्त बैठे हुए हैं कि तकरीबन 95% वो ड्रॉपिंग होती है उनकी। तो यहाँ मैंने उन ग्रे हुए फूलों को, जो उनमें से हेल्दी हैं, उसमें फ्यूचर वगैरह का कोई अटैक ना हो, ठीक है ना, वो हेल्दी फ्लावर्स या फूल जो है ना आम के, वो जिस दरख्त के होते हैं उन्हीं दरख्त को मैं दे देता हूँ और उनके बाद जो है ना पानी दे देता हूँ। वो तकरीबन पानी जो है ना 8-9 घंटे तक वहाँ खड़ा रहता है। तो उनसे भी जो है ना बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह या खुद न्यूट्रिएंट्स जो फ्लावर में मौजूद होती हैं। मेरा जो अपना एक फिजियोलॉजी के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, मुशाहिदा है कि वो पौधे ले लेते हैं खुद, और उससे जो है ना फिर ड्रॉपिंग कम होती है, और बाद में जो है ना फ्लावर्स ये जब कन्वर्ट होते हैं मैंगो में, तो मैंगोज की भी जो है ना ड्रॉपिंग, जो शुरुआती बेबी मैंगो फ्रूट होते हैं, उनकी भी जो है ना ड्रॉपिंग वो बहुत कम होती है। तो माशाल्लाह मेरे यहाँ अपने जो घर में बाग लगे हुए हैं, जब मैंने इनको ये इन्फ्लोरेसेंस दी और पानी इन 7 से 8 घंटे तक छोड़ा, तो इनसे जो कुछ भी निकला, वो जब उन्होंने प्लांट्स लिए तो पहले साल फी प्लांट पे जो है ना 20 किलो जो है ना आम ज्यादा मिले थे, और पिछले साल माशाल्लाह वो 35 किलो जो है ना हमें उसी आम से ज्यादा मिले थे फ्रूट। ये भी अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए शुरुआती तौर पे, अगर ये जो है ना कुछ अगर समझ रहे हैं कि हो सकता है कोई इशू हो, तो तजुर्बा की बुनियाद पर जो है ना 2-4-5 जो है ना मैंगो ट्रीज पर भी जो है ना वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फिर अगर देखेंगे कि इनको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो फिर वो पूरे बाग में लगा सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। इस हवाले जी से सर। मैंने कुछ ऐड करूं? जी 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 सर। मैडम, इसमें शाख तराशी का मकसद क्या है, पहले ये समझना जरूरी है। हम जी शाख जी तराशी करते हैं उन ब्रांचेस की जो दो दरख्त आपस में मिले हुए हों उनको अलग-अलग करने के लिए। दूसरा, हम शाख तराशी करते हैं अगर पौधे के ऊपर कोई ड्राइड, कोई खुश्क शाखें मौजूद हैं तो हम उसकी कटाई करते हैं। तीसरी हमारी जो शाख तराशी का मकसद होता है वो विंडो फॉर्मेशन होती है। विंडो फॉर्मेशन ये होती है कि दरख्त के जो घेरा है उसके नीचे भी अगर मुसलसल छांव रहे और आप कोई जिम्मेदार शाख तराशी नहीं करता, मुसलसल छांव रहे, तो वहां पे डिजीजेस का हमला ज्यादा होता है। वहां पे सडन डेथ, जिसमें दरख्त पूरे का पूरा सूख जाता है, उसका अटैक भी ज्यादा होता है। वहां पे फंगस आराम से ग्रो करती है। ये तीसरा नंबर था। चौथे नंबर पे हम शाख तराशी इसलिए करते हैं कि जो जमीन को छूने वाली डायरेक्ट तने के अपना जो घेरा है उसकी शाखें हैं उनको इस तरीके से काटें कि वहां से मिली बग, जिसको आम की गदेड़ी कहते हैं, वो ऊपर ना चढ़ सके। हमारे यहाँ पे 4 शाख तराशी के बुनियादी असूल हैं। अच्छा, तो जिसको स्कर्टिंग का नाम दिया जाता है। विंडो फॉर्मेशन का मैंने आपको बताया कि कोई ऐसे बहुत ज्यादा घना दरख्त है तो उसमें 1 या 2 शाखें हमें इस तरीके से काटें कि वहां से लाइट की पेनिट्रेशन अंदर तक आए।
दूसरा बहुत ज्यादा घने दरख्त हैं तो उसको हम शाख तराशी हम करते हैं, ताकि एक दरख्त के जो शाखें हैं वो दूसरों के साथ अगर उलझी हुई होंगी, जब हम स्प्रे करते हैं तो वो कंप्लीट कवरेज नहीं मिलती और वहां पे इंसेक्ट पेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। शाख तराशी करेंगे, बटूर की कटाई वक्त पे करेंगे तो क्या होगा कि लाइट पेनिट्रेशन होगी, वहां पे हवा का गुजर होगा, वहां पे पेस्ट सकिंग पेस्ट कम से कम होंगे, और वहां बटूर में जो कीड़े परवरिश पाते हैं, खसूसन आम का तेला है या फ्रूट बोरर है, उसका हमला कम से कम होगा। जी जी सर, बहुत शुक्रिया। सर, इंटरक्रॉपिंग का आप क्या कहेंगे कि आम के बागात में इंटरक्रॉपिंग जो हमारे किसान भाई करना चाहते हैं, उसके सिलसिले में किसान भाई को थोड़ी रहनुमाई फरमाएं। जी, इंटरक्रॉपिंग के हवाले से जी 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 इंटरक्रॉपिंग के हवाले से मैं ये कहूंगा कि आपकी जो लाइनों में आम काश्त है, ठीक है, वो दो लाइनों के दरमियान जो खाली रकबा होता है ना, उस पैच जी में अगर आपको इंटरक्रॉप लगाना चाहें तो वो इस तरीके से लगाएं कि वहां पे वटबंदी की जाए। यानी जब आप आम के बाग को पानी लगाना जरूरी हो तो आप आम के बाग को लगा सकें, और जब आप उस फसल को पानी लगाना चाहें तो वो फसल को भी पानी अलहदा से लगा सकें। पहले उसका इरिगेशन का सिस्टम इस तरीके से डेवलप किया जाए। दूसरी बात कि दरख्तों के तनों के उसमें घेरे में अगर कोई आदमी गहरा हल चलाता है तो वहां पे जो प्राइमरी रूट्स होती हैं, जिनके फीडिंग रूट्स होती हैं, जिनके जरिए पौधा खुराक हासिल करता है, वो कट जाती हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग बरसीम काश्त कर देते हैं, उसको मुसलसल पानी लगाते हैं, और या गंदम काश्त कर देते हैं पंजाब में। तो गंदम की काश्त जहाँ पे हो बाग में, वहां पे मार्च में और अप्रैल में खसूसन जहां जब बाग को पानी की जरूरत होती है और दूसरे तरफ हमारी गंदम की फसल वो पकना शुरू हो जाती है, तो हम बाग का पानी रोक देते हैं। जब हम ये पानी रोकेंगे तो जो फ्लावरिंग हुई थी वो भी, उसकी भी शेडिंग हो जाएगी, वो फूल गिर जाएंगे। यानी सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि इसका पानी कैसे रोका जाए, वक्त पे पानी कैसे लगाया जाए। दूसरी बात कि जहां तक पौधे का घेरा मौजूद हो, जहां तक पौधे का फैलाव मौजूद हो, उस रकबे पे हमने हल नहीं चलाना, उस रकबे को पे हमने कोई फसल नहीं काश्त करनी। हाँ, दरख्त दूर दूर हैं, खाली वहां पे पैचिस में, पट्टियों में अगर कोई फसल काश्त की जा सकती है, वो भी छोटे कद की करें, वेजिटेबल्स काश्त कर सकते हैं। यहाँ अप्रैल से लेके सितंबर तक पंजाब में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। हमारा जो टेम्परेचर है वो 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक को भी टच करते हैं। तो अगर ग्रीन क्रॉप कोई ऐसी होगी, खाली रकबे पे सब्जा होगा, तो उससे क्या होगा कि टेम्परेचर को टॉलरेट करने में बहुत ज्यादा ये मददगार होगा। अदरवाइज फ्रूट शेडिंग भी हो सकती है, अदरवाइज वहां पे सनबर्न का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि आम के फल के ऊपर एक तरफ से काला सा निशान बन जाता है, जो कि डायरेक्ट ज्यादा धूप पड़ने की वजह से, जिसको सनबर्न का नाम दिया जाता है, कि उस पे धूप ज्यादा पड़ी है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा, और ये सफेद चौंसा में सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम आता है। जी जी सर, बहुत शुक्रिया। जी एजाज साहब, जी जी सर, जी सर। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त जो है ना रिकमेंडेशंस दे रहे हैं आबिद हमीद साहब। तो ये सिर्फ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा मैं अपना एक्सपीरियंस कि कौन से इंटर क्रॉप्स जो है ना वो यहाँ मैंगो ऑर्चर्ड्स में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसमें करेला और खीरा, हम उसको क्यूकर बिट फैमिली का क्या कहेंगे उसको, दूसरा है एक। बहरहाल यहाँ अभी माशाल्लाह मैंने खुद टंडो जाम उसकी सराउंडिंग्स में वीडियो पास मेरे पास मौजूद है, वो मैंने ग्रुप पे शेयर भी की हुई थी कि ऑर्चर्ड्स में चिक्की जी ग्राम 92 वैरायटी इस्तेमाल की हुई है, जिससे वो खुद जो है ना फार्मर्स बहुत मुतमईन है कि इस साल उनकी जो है ना मैंगो ट्रीज में फ्लावरिंग पहले से ज्यादा आई हुई है। क्योंकि चिकपी जो है ना वो खुद जो है ना मॉडरेटली या ड्राउट टॉलरेंट हम उसे जो है ना क्रॉप कह भी सकते हैं कि इनको इनपुट्स भी बहुत कम चाहिए और पानी भी बहुत कम चाहिए। ये क्रॉप्स जो है ना हम इंटर क्रॉप कर सकते हैं, मैंगो के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अगर हम वीट कर रहे हैं तो वीट की कुछ अजनास ऐसी हैं जिनको जो है ना अगर हम 4 पानी भी दे दें तो वो अपनी पोटेंशियल भी दे तो अच्छी यील्ड दे सकती है। मगर बात यही आती है कि जहाँ मार्च हमारे सिंध का जो है ना वीट हार्वेस्ट का जो मौसम जो है ना वो पंजाब से बहुत अर्ली है,
तो हमारे यहाँ फरवरी में जो है ना टंडो मोहम्मद खान या उमरकोट की तरफ जो थर की तरफ या बदिन की तरफ जो वीट उगाई गई है, तकरीबन 1 हफ्ते से पहले जो है ना वो अभी यहाँ हार्वेस्ट शुरू हो गई है। तो ऐसे इलाकों में जो है ना वो वीट अगर वहाँ ग्रोथ करते हैं तो मैंगो ऑर्चर्ड्स को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। पर जेकाबाद, शिकारपुर या पंजाब की तरफ ये जो डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान की आ रही हैं, वहाँ अगर वो वीट अगर ग्रो करेंगे तो यकीनन वहाँ जो है ना मैंगो ऑर्चर्ड्स का नुकसान होगा। तो वो बेहतर उनके लिए यही है कि वो दूसरी कोई सब्जियां वगैरह वहाँ उगाएं, या फिर जो है ना चिकपी को जो है ना इसमें इंट्रोड्यूस करें तो बहुत बेहतर होगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर, आप आम के पौधों में जड़ी बूटियों का जो हमला है उसके बारे में भी रहनुमाई फरमा दे कि अगर हमला ज्यादा हो जाए या कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो उगती हैं और आम के जो पौधे हैं उनके साथ मुकाबले में आ जाती हैं ग़िज़ाई अज्जा के लिए और धूप के लिए, सूरज की रोशनी के लिए, कौन सी ऐसी विडिसाइड्स हैं जिसके वो स्प्रे करें जड़ी बूटियां जो इनका हमला कम से कम हो? मैडम जी सर, एजाज साहब। जी सर, आप बताएं। जी आप बताएं सर। जड़ी बूटियों के आप हवाले बताएं से सर। मैं ये कहूंगा, जड़ी बूटियों के हवाले से मैं ये कहूंगा कि आम में सिर्फ एक असूल है कि दरख्त के ऊपर कोई खुश्क शाख ना हो और दरख्त के नीचे कोई सब्ज चीज ना हो। यानी जड़ी बूटियों को हम यहाँ पंजाब में जो फरवरी मार्च में हम छिलाई करा के, स्क्रैपिंग करा के हम एक दफा तलफ कर देते हैं ताकि हम आगे जो फर्टिलाइजर डालनी है वो जड़ी बूटियां उसके साथ compete ना करें। अदरवाइज जो जनरल रिकमेंडेशन है या सोचा जाता है वो ये है कि अगर आप जड़ी बूटियों की मौजूदगी में किसी भी क्रॉप को कोई भी फर्टिलाइजर डालते हैं तो 30 से 35% तक जड़ी बूटियां उसे इस्तेमाल कर लेती हैं। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जहां पे जड़ी बूटियां उगी हुई होंगी, जो फ्रूट ड्रॉप ऊपर से नीचे गिरता है वो जिम्मेदार उठाता नहीं है। अगर वो वहां से फ्रूट नहीं उठाता, जो जड़ी बूटियां जिनके जहां जड़ी बूटियों की बहुतात हो, तो वहां फ्रूट फ्लाई, फल की मक्खी जो है वो परवरिश पाती है और वो हमारा एक क्वारंटीन पेस्ट है जिसकी वजह से हमारी मुल्क की जो एक्सपोर्ट है वो भी कम है फ्रूट फ्लाई की वजह से। उसकी मैनेजमेंट में सबसे पहले और अहम टूल वो यही है कि गिरे हुए फल, गले सड़े फल को इकट्ठा करके हम कहीं धूप में, कहीं अपना सोलिंग पे, कहीं खुश्क जगह पे इस तरीके से रख दें कि उसके ऊपर धूप पड़े और वो उसके अंदर जो मैगट्स हैं वो मर जाए। जड़ी बूटियों की जी जी एजाज साहब। जी सर, आपको आवाज आ रही है? जी एजाज साहब, आप क्या कहेंगे जड़ी बूटियों के तदारुक के लिए? जड़ी बूटियों के तदारुक के हवाले से एक तो वो है जो हमारे फार्मर्स ने जो है ना पिछले 2-3 सालों से यहाँ प्रैक्टिस शुरू की हुई है कि वो जड़ी बूटियों को मैंगो के आचार में मैंगो के लिए वो फ्रेंडली समझ रहे हैं। कि वैसे जो आबिद हमीद साहब ने पहले जो बात कही ना कि वो कह रहे हैं कि अगर हम जड़ी बूटियों का तदारुक करते हैं या उन्हें जो है ना वो इंटरकल्चरिंग करके उनको निकाल देते हैं, गुडी कहेंगे आप शायद इंटरकल्चरिंग को, गुडी वगैरह करके वो निकाल देते हैं, तो उसकी प्राइमरी रूट्स जो मैंगो की हैं वो जो है ना उससे रिप्चर होती हैं, इंजर्ड होती हैं, जिसकी वजह से जो है ना मैंगो की बहुत सारी जो है ना डेवलपमेंट स्टेजेस पे एब्जॉर्प्शन की वजह से इंजरी खुद जो है ना वो खुद एक स्टेज मुहैया करती है, उसकी वजह से नुकसान होता है। तो बहुत सारे फार्मर्स जड़ी बूटियों को कंट्रोल नहीं करते, ये अब कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है यहाँ। तो वो समझते हैं कि ये जिसमें हम मैंगो खुद लगाते हैं, अभी मेरे पास वीडियो मैंने शेयर की थी, आपने देखी होगी कि फार्मर कह रहे हैं कि अक्सर तो सॉइल के जो बेटे हैं वो वीड्स हैं वो खुद उगाती है उनको, वो मैंने उनको नाम दिया है कि वीड फ्रेंडली फार्मर्स हैं वो खुद उगाती है, जबकि क्राफ्ट जो है ना वो हम जो है ना उसको वो जिस तरह कहे ना कि टेस्ट ट्यूब में जो बेबी जैसे पैदा किया जाता है वो हम जो है ना वो खुद उनको जमीन को देते हैं, वो उनके बेटे नहीं होते। तो ये कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है। तो वहाँ खुद प्रोग्रेसिव फार्मर्स भी हैं वहाँ, तो वो खुद जब कंपेयर कर रहे होते हैं कि 3 साल से पहले अपने बागात से फ्रूट की वो यील्ड लेते थे पर एकड़ या पर हेक्टर,
अब वो जब उन्होंने वीड को कंट्रोल करना छोड़ दिया है तो वो बहुत ज्यादा उनसे ले रहे हैं। तो इसी सिलसिले में ये है, तो हम उसको टेक्निकल बोलते थे कि इसमें कोई शक नहीं कि वीड्स हमारे क्रॉप्स हो, फ्रूट्स हो, फ्लावर्स हो, वेजिटेबल्स हो, सबके दुश्मन है, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कुछ जो है ना वीड्स जो मैंगो ऑर्चर्ड्स में यहाँ जो पाए जाते हैं वो है, उसको अपनी जबान में जो है उसके नाम है, शायद साईं आबिद हमीद साहब वो समझ भी सकें, छपर है, झिल, कल, नाड़ो, कांडेरी, ये बहुत आम वीड्स होते हैं यहाँ। तो पार्थेनियम भी जो ना 3-4 साल पहले हमारे ऑर्चर्ड्स में बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, तो मगर माशाल्लाह जो है मैंने खुद और अल्लाह के फजल करम से मैं आपको सर ये शेयर करता चलूं कि सिंध में पहला बंदा था जिसने पार्थेनियम को जो है ना टारगेट किया और वहां से जो है ना मुकम्मल तौर पे उसकी इरेडिकेशन करवा ली है। तो मगर फिर भी ये है कि आप जानते हैं कि ये बहुत जो है ना तेजी से बढ़ता हुआ वीड है, तो वो बहुत आ चुका था। लोगों ने जब खुद देखा कि वो जो है ना आमों के बाग में जब आ रही थी, तो कुछ वहाँ फार्मर्स जिनके पास एनिमल्स होते थे वो ग्रेजिंग के लिए जा रहे होते थे, तो उनको जो है ना मुख्तलिफ डिजीजेस हो रही थी, तो उन्होंने भी जो ना उसमें ये शऊर पैदा हुआ कि इसको जो है ना दुश्मन को खत्म कर। तो ये कुछ वीड्स हैं जो वहाँ होती हैं। तो इसी सिलसिले में हम यही कहेंगे कि अगर हम कोई अगर केमिकल वगैरह नहीं लगाना चाहते, वह हम छोटे ट्रैक्टर्स के जरिए वहाँ जो है ना वीड्स को हम खत्म नहीं करते, तो मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको जो है ना वो स्पेड या स्किल से जो है ना वो आप कंट्रोल करें, इससे जो है ना वो रूट्स जो हैं वो इंजर नहीं होंगी। यही एक तरीका है ये ऑन द डॉक्टर ग्राउंड जो। जी डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये थोड़ा ऐड कर दूं कि जो फीडिंग रूट्स होती हैं जिनके जरिए आम फल आम जो ग़िज़ाई अनासिर है उनको एब्जॉर्ब करता है, वो 2 से 3 इंच जमीन के अंदर ही रहती हैं। अगर ऊपर से स्क्रैपिंग कर दी जाए तो उससे कोई जड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। दूसरी बात कि वीडीसाइड का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करते, इसके नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। तीसरा, जिस बाग में वीड्स ज्यादा होंगी डॉक्टर साहब, वहां पे फ्रूट बोरर का हमला, वहां पे फ्रूट फ्लाई का हमला वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि फ्रूट बोरर जो है उसका अल्टरनेट होस्ट यही जड़ी बूटियां होती हैं। अगर जड़ी बूटियां ऊंचे कद की हैं तो वहां ये शाखों के साथ आपस में मिल जाती हैं, वहां से मिलीबग आम की गदेड़ी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है। यानी इनका तदारुक इंतहाई जरूरी है। कम से कम फ्रूट जब लगा हो उस सीजन में तो यहाँ जड़ी बूटियों की तल्फी होनी चाहिए। मगर मैं बात कर रहा था यहाँ जो 2-3 सालों से जो है ना फार्मर्स ने प्रैक्टिस शुरू की हुई है, उनके कुछ अपने ऑब्जर्वेशन है, वो मुझे अच्छा लगा कि आपके साथ शेयर करूं सर। वरना वीड्स आर ऑलवेज क्रॉप्स। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी आबिद साहब, अब हम चलते हैं आम पर जो कीड़े मकोड़ों का हमला जो है वो बहुत हो रहा है। जैसे हमारी पूरी डिस्कशन में हम बात करते हैं फल की मक्खी, मिलीबग, गधेड़ी और तेले का हमला जो है वो बहुत होता है। तो अगर आप हमारे किसान भाइयों को एक एक करके इनके बारे में थोड़ी रहनुमाई फरमाएं। सबसे पहले हम फल की मक्खी की बात करते हैं क्योंकि इसका हमला काफी शदीद होता है और काफी नुकसान का भी बायस बनता है। मैडम, फल की मक्खी सिर्फ आम पे नहीं आती, ये जी थ्रू जी आउट द ईयर मुख्तलिफ होस्ट प्लांट्स हैं, इसके मेजबान पौधों की तादाद बहुत ज्यादा है, उन पे ये घूमती रहती है। अच्छा, यहाँ मैंने रिसर्च ट्रायल जो किए, मैंने इसकी पॉपुलेशन डायनामिक्स पे काम किया बीइंग एन एंटोमोलॉजिस्ट। यहाँ पंजाब में सिर्फ जनवरी का ऐसा महीना आया जहाँ पे इसकी पॉपुलेशन नियर टू 0 थी, अदरवाइज ये पूरा साल फैलती है। इसके कंट्रोल के लिए 3 चीजें हैं। सबसे पहले सैनिटेशन। सैनिटेशन से क्या मुराद है कि जो आम का फल, बड़े साइज का फल जो गिर जाता है, उसको हम वहां से उठाएं, वो किसी भी वजह से गिरा हुआ हो, वो फल की मक्खी के अटैक की वजह से गिरा हुआ हो या आंधी आती है वहां से फल गिर जाता है बाज़ औक़ात, तो उसको भी हमें इकट्ठा करने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो वहीं पे पड़ा रहेगा वो नरम हो जाएगा, उसके ऊपर फल की मक्खी बैठेगी तो वहां वो उसके अंदर अपने एग्स देगी और वहां से मैगट्स यानी सुंडियां पैदा होंगी, फिर वो प्यूपेट करती हैं साइल के अंदर और ये सिलसिला आगे चलता है। इसके लिए सबसे पहले सैनिटेशन, कि हमने अपने बाग में दरख्तों के नीचे गिरे हुए गले सड़े फल को इकट्ठा करना होता है। दूसरे नंबर पे हम सेक्स फेरामोन ट्रैप्स लगाते हैं।
सेक्स फेरोमोन ट्रैप्स का क्या काम है कि हम आपने देखे होंगे कि फ्रूट फ्लाई कंट्रोल के लिए डब्बे होते हैं, वो लटका दिए जाते हैं बाग में। वो 6 डब्बे, 5 से 6 डब्बे फी एकड़ लटकाए जाते हैं। उनके अंदर मिथाइल यूजिनाल 9 हिस्से और एक हिस्सा कोई इंसेक्टिसाइड प्रोफिनो सॉरी कोई भी इंसेक्टिसाइड आप मिला के उसको रुई में भिगो के फिर हम उन डब्बों के अंदर लगाते हैं। उन डब्बों के अंदर मिथाइल यूजिनाल लगाने से क्या होता है कि उस एकड़ की जितनी भी मेल फ्लाइज हैं वो उड़ के उस डब्बे के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं और वहां भूख की वजह से और इंसेक्टिसाइड की वजह से उनकी मॉर्टेलिटी हो जाती है, वो मर जाती हैं। दूसरा, फीमेल फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट का स्प्रे करते हैं। वो किस तरीके से किया जाता है कि नैपसैक स्प्रेयर जो हाथ वाली टैंकी है उसके अंदर 10 लीटर की कैपेसिटी होती है, उसमें 300 ml हम प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट लेते हैं, उसमें 30 ml हम मेलाथियान मिलाते हैं और बाकी 9760 ml यानी 10 लीटर तक हम उसका महलूल बना के फिर हम उसका स्प्रे करते हैं बाग में। आम के बाग में ऐसी शाख पे जहाँ पे कोई फल ना लगा हो वहां पे हम हाथ वाली मशीन से तकरीबन एक दरख्त पे 100 ml 1 मीटर रकबे के ऊपर हम स्प्रे करेंगे और ये अल्टरनेट दरख्तों पे करेंगे, एक दरख्त छोड़ देंगे फिर अगले दरख्त को करेंगे। इस तरीके से ये 15 दिन तक ये इफेक्टिव होगा, 10 से 15 दिन तक। और वहां पे जो फीमेल फ्रूट फ्लाई है वो यहाँ प्रोटीन लेने के लिए आएगी और उसकी जहर चूंकि मिला हुआ है उसकी मॉर्टेलिटी हो जाएगी। यानी सैनिटेशन, मेल एनाहाइलेशन टेक्निक जिसमें मैट के जिसे कहते हैं जिसमें प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट मिथाइल यूजिनाल का इस्तेमाल था और फिर प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट का स्प्रे। ये 3 स्ट्रेटेजीज हैं जिनके जरिए हम फ्रूट फ्लाई से छुटकारा हासिल करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारी इंटरनेशनल लेवल पे कंसाइनमेंट्स रिजेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम ये नहीं करते तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट के हमें अपने फल को हॉट वाटर ट्रीटमेंट से गुजारना पड़ता है या इरेडिएशन प्लांट पे ले जाना पड़ता है या वहाँ मुख्तलिफ जो ममालिक की हॉट वाटर ट्रीटमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स भी मुख्तलिफ हैं। हम वहाँ हमें पैसा देना पड़ता है और अगर हम वो हॉट वाटर ट्रीटमेंट नहीं करते तो फिर क्या होता है कि घर में जब वो आम आता है, जब उसे काटा जाता है तो उसके अंदर फ्रूट फ्लाई के मैगट्स होते हैं। ये फ्रूट फ्लाई की मैनेजमेंट का एक प्रैक्टिस थी। दूसरा आता है आम का तेल। दूसरा एक सबसे नुकसान पहुंचाता है वो है आम का तेला, जिसको मैंगो हॉपर का नाम दिया जाता है। उसकी पॉपुलेशन से भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है, खसूसन फ्लावरिंग के सीजन में अगर उसकी पीक पॉपुलेशन आ जाए तो वो हमारी बहुत ज्यादा पैदावार में कमी का बायस बन सकता है। तो उसके कंट्रोल के लिए मुख्तलिफ इंसेक्टिसाइड्स मौजूद हैं जो जिम्मेदार स्प्रे करते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी बाग में शाख तराशी की जाए वक्त पे, उसके जो आपस में जड़ी जो शाखें उलझी हुई हैं उनको अलग-अलग किया जाए, हवा का गुजर को बेहतर बनाया जाए, तो हो सकता है कि हमें यहाँ स्प्रे कम से कम करने पड़े, 1 या 2 स्प्रे। अच्छा, उसके केमिकल मैनेजमेंट में हम ये रिकमेंड करते हैं कि दिसंबर में बिफोर फ्लावरिंग अगर सिर्फ दरख्तों के तनों के ऊपर नैपसैक स्प्रेयर से सिर्फ तनों के ऊपर स्प्रे कर दिया जाए किसी भी इंसेक्टिसाइड का, तो हॉपर जो वहाँ बार्क्स में छुपने के लिए आता है तो उसकी मॉर्टेलिटी हो जाती है। दूसरा, फ्लावरिंग से पहले हम एक दफा अपने बाग को, मुकम्मल बाग को हम स्प्रे कर लें तो अब भी हॉपर ये कंट्रोल में रहेगा। लेकिन फ्लावरिंग के सीजन में क्योंकि वहां पे पॉलिनेटर्स आते हैं, वहां पे फर्टिलाइजेशन का अमल होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि फ्लावरिंग के दौरान हॉपर के कंट्रोल के लिए कोई ऐसी इंसेक्टिसाइड ना इस्तेमाल की जाए जिससे पॉलिनेटर्स यानी किसान दोस्त कीड़ों का खात्मा हो। जी जी सर, बहुत शुक्रिया सर। मिली बग के बारे में भी अगर आप थोड़ा सा बता दें कि मिली बग का हमला जो उस होता है और उसके लिए कौन से स्प्रे किए जाए या कौन सी कल्चरल प्रैक्टिसेस की जाए। जी मैडम, मिली बग के सबसे पहले तो किसी भी इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए उसके लाइफ साइकिल को स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मिली बग एक ऐसा कीड़ा है जिसका साल में सिर्फ एक लाइफ साइकिल मुकम्मल होता है। ये इसका अटैक शुरू होता है दिसंबर में।
दिसंबर में अटैक शुरू कैसे होगा कि इसके अंडे जमीन के अंदर मौजूद होते हैं, वहां से हैचिंग होती है और ये रेंगता हुआ दरख्त के तनों के ऊपर चढ़ना शुरू करता है। या दरख्त के तनों के ऊपर चढ़ेगा या उन शाखों के जरिए चढ़ेगा जो डायरेक्ट जमीन को छू रही हो, या वहां पे अगर जड़ी बूटियां मौजूद हैं बड़े कद की और वो दरख्त के तनों के अपना शाखों में उलझी हुई हैं, तो उस रास्ते से भी ये चढ़ना शुरू करता है। अच्छा, ये अप्रैल तक दरख्त के ऊपर रहता है। इसकी जो फीमेल है उड़ने की सलाहियत नहीं रखती, जो मेल है परवाना वो उड़ने की सलाहियत रखता है। और फीमेल जो है वो अप्रैल तक ऊपर जब हमलावर होती है तो ये रस चूस कर पौधे को नुकसान पहुंचाती है, फूल गिरना शुरू हो जाते हैं, फूल सूख जाते हैं, या फिर इसके जिस्म से भी एक ऐसी सिक्रीशन निकलती है जिसके ऊपर सूटी मोड डेवलप होती है जिससे पत्ते काले हो जाते हैं। मई के महीने में इसकी फीमेल दोबारा जमीन पे आके एग लेइंग करती है और एग लेइंग वो जो अंडे हैं वो जमीन के अंदर मई से लेके दिसंबर तक पड़े रहते हैं। ये तो था इसका दौरान जिंदगी। अब हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम स्टिकी बैंड्स, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन में एक दो स्लाइड्स दिखा दूं। जी सर, एक मिनट, मैं आई थिंक हमारे होस्ट है, अगर होस्ट आपको अलाउ कर दे तो सर काइंडली अगर आप सर को को होस्ट बना दें तो वो। अगर मुझे इजाजत हो तो मैं स्क्रीन शेयर करके मैं मिलीबग का आपको कंट्रोल बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा, उससे काफी फायदा हो जाएगा। चलिए सर, आप बाकी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, मैं होस्ट से कहती हूँ आपको जो है अलाउ कर देते हैं। जी, उसमें हम क्या करते हैं कि दरख्त के तनों के ऊपर स्टिकी बैंड्स। जी जी सर, शेयर का ऑप्शन जो मौजूद है ना उसमें चले जाएं, शेयर स्लाइड आ जाएंगी। जी, स्लाइड शेयर का नहीं है कोई एक ऑप्शन? मिनट मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग ये लिखा हुआ है। जी सर, काइंडली आप मुझे अलाउ करेंगे तो फिर ये होगा। जी सर, वो मैंने होस्ट को जो हमारे उनको टेक्स्ट कर दिया, वो कर देते हैं आपको। सर आप अच्छा। गदेड़ी के बारे में अगर हमें बता दें तब जी तक वही फिर। मैं, चले ठीक है, मैं आपको जबानी समझा देता हूँ कि दरख्त ठीक के है, तनों के ऊपर हम क्या करते हैं, हमें पता चल गया कि ये 15 दिसंबर के बाद ये गधेड़ी निकलती है और ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है। हम वहां पे स्लिपरी बैंड्स लगाते हैं। वो बैंड्स किस तरीके से लगाए जाते हैं कि जमीन से 3 फीट की बुलंदी पे हम पहले गारा बना के मिट्टी का उसको तने के ऊपर एक 10 इंच जगह के ऊपर हम लेप देते हैं। लेप देने के बाद प्लास्टिक की एक शीट वो उसके तने के ऊपर लपेट के हम बांध देते हैं और उस शीट के फिर दरमियान में ग्रीस लगा देते हैं ताकि ये क्रॉल करते हुए जो इंसेक्ट मैंगो मिली बग है वो जब ऊपर चढ़ना शुरू होगी, ऊपर प्लास्टिक की शीट बांधी हुई होगी तो वहां स्लिप होती है, वहां से ये ऊपर नहीं चढ़ सकती। फिर जब हमें ये नजर आना शुरू हो जाए कि ये मैंगो मिली बग के जो इनिशियल स्टेज है, जो बच्चे हैं, निम्फ हैं, वो जब वहां पे आ रहे हैं तो हम नैपसैक स्प्रेयर से, हाथ वाली टैंकी से, कि कोई भी दवाई मसलन प्रोफिनोपास है, क्लोरपाइरिफास है, कोई भी दवाई हम लेके हम हाथ वाली टैंकी से अगर हम उन दरख्तों के सिर्फ तनों के ऊपर स्प्रे करें तो वो मिली बग का कंट्रोल हो जाएगा। तीसरा सबसे अहम बात कि ये ऊपर चढ़ गई तो वहां पे हमें इंसेक्टिसाइडल स्प्रे जैसे जो फरवरी में हम अगर हम करते हैं तो पॉलिनेटर्स का नुकसान होना का अंदेशा होता है। फिर हमें ये पता है कि इसकी फीमेल दोबारा नीचे आती है तो एक आर्टिफिशियल हमने जो एक प्रैक्टिस एक अडॉप्ट की करने की जरूरत है, जो हमने डेवलप की है, वो ये है कि दरख्त के तनों के साथ पहले बोरियां बिछाई जाएं और उसके ऊपर घास फूस या डिब्रेस जो वहीं बाग में पड़ा होता है अगर हम उसको इकट्ठा करके दरख्त के वहां ढेरियां लगा दें तो ये मिली बग जब नीचे आती है तो वो उन ढेरियों के अंदर ही एगलिंग देगी। वो अंडे गुलाबी रंग के होते हैं, क्लस्टर्स की शक्ल में, गुच्छों की शक्ल में। फिर हम जून के महीने में उन ढेरियों को उठा के बाग से बाहर अगर धूप में फैला दें तो उससे मैंगो मिली बग बहुत ज्यादा कंट्रोल मिल जाएगा। वो अगले साल अटैक कम हो जाएगा इसका।
जी सर, बहुत शुक्रिया। जी सर। सर अब थ्रिप्स का भी अटैक होता है इस पे, आम पे, अगर उसके बारे में भी आप थोड़ा सा रहनुमाई फरमा दे किसान भाइयों की। मैडम ये सारी मैंने प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त बनाई हुई थी, इतनी मेहनत की, यहाँ से स्क्रीन मेरी शेयर नहीं हो रही। चलें जी सर, वो थ्रिप्स का जो कंट्रोल का जो टाइम है, ये ज्यादातर आता है न्यू फ्लशिस के ऊपर। नए पत्ते जब निकल रहे हो, जब नई कोंपलें निकल रही हो, अप्रैल में इसका अटैक बहुत ज्यादा होता है पंजाब में। दूसरे नंबर पे फिर अगस्त सितंबर में जब ये नई वेजिटेटिव ग्रोथ हो, तो वहां पे थ्रिप्स का हमला बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, इसके कंट्रोल के लिए यहाँ मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैंने तकरीबन 10 इंसेक्टिसाइड टेस्ट किए हैं। जो सबसे अच्छी इंसेक्टिसाइड जो कंट्रोल करती हैं वो मैं आपको बताने लगा हूं कि उसमें एक मार्केट में यहाँ एबामेक्टिन प्लस थायोमिथाक्सोन का मिक्सचर मार्केट में मौजूद है। उसको अगर हम स्प्रे करते हैं 150 ml फी 100 लीटर पानी के हिसाब से, तो बहुत अच्छा कंट्रोल हमें मिला। दूसरे नंबर पे क्लोरफेनपायर के नाम से एक इंसेक्टिसाइड मौजूद है मार्केट में। ये दो जी जो सर। दवाइयां ना, सर अब आप स्क्रीन शेयर कर लें, आपको को होस्ट बना दिए। जी थैंक यू सो मच मैडम। मैं अपनी प्रेजेंटेशन, एक मिनट। ये अब आपको विजिबल है मैडम? जी जी जी। अच्छा, सबसे पहले मैं मिलीबग के हवाले से आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो दाईं तरफ आपको एक परवाना सा नजर आ रहा है, ये इसका मेल है। उसके साथ वाली दूसरी पिक्स में ये इसका फीमेल है जो कि फुली ग्रोन है। ये इसका दौरान जिंदगी जो मैं बता रहा था कि 6 महीने तक अंडे पड़े रहते हैं, फिर अंडों से बच्चे निकलते हैं, वो दरख्तों के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो मेल होंगे वो दोबारा नीचे आके ऐसे प्यूपा बनेगा। फिर प्यूपे से जो परवाना निकलता है वो उड़ के दोबारा मेटिंग करता है फीमेल के साथ, और वो फीमेल दोबारा नीचे आके अंडे देती है। यहाँ पे बताने वाली जो बात थी वो ये थी कि हम लोग दरख्तों के तनों के साथ अगर हम इस तरीके से बोरियां बिछा दें और उसके ऊपर पिक नंबर 2 में जैसे घास फूस डिब्रिस वगैरह हम इकट्ठा कर दें, तो ये पिक नंबर 4 में चौथी तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा कि वो फीमेल नीचे आ रही है और उसने अंडे दिए, और फिर हम उस अंडों को किसी सोलिंग पे, किसी ऐसी जगह पे जहां धूप पड़ रही हो, तो वहां पे अगर हम फैला दें तो मिलीबग का बहुत अच्छा कंट्रोल होगा। दूसरे जी नंबर सर। पे थ्रिप्स के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि ये है थ्रिप्स की अलामात, कि अगर वो आम के ऊपर अटैक करता है तो इस तरीके से फल के ऊपर हमें निशानात नजर आते हैं या ये पत्तों पे मौजूद है। और ये देखें, बाज़ औक़ात फल के ऊपर आपको ऐसे निशान अगर ये नजर आए तो ये भी थ्रिप्स की वजह से ही होते हैं। थायोमिथाक्सोन जो दवाई है वो, या क्लोरफेनपायर, ये दवाई जो है ये सबसे अच्छा रिजल्ट देती हैं थ्रिप्स के अगेंस्ट। जी, इसी तरीके से मैंगो हॉपर जी का सर। जो हमने जो बात मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ पे तेले का बहुत ज्यादा हमला होता है, जिससे लेसदार मादा निकलता है और इब्तदाई फल वगैरह सूख जाते हैं। तो ये उसका सीजनल दौरानिया है कि वो किस तरीके से फैलता है। यहाँ चूंकि गर्मी भी ज्यादा पड़ती है, पंजाब में सर्दी भी ज्यादा पड़ती है, तो दोनों ही मौसमों में ये दरख्तों के तनों के ऊपर बैठेगा। और फिर क्या होगा कि नई कोंपलें निकल रही हो अगस्त में, तो ये दोबारा अटैक करता है उनके ऊपर। फिर दिसंबर में ये क्रैक्स के अंदर रहेगा। दिसंबर के बाद यूं ही हमारी यहाँ फ्लावरिंग स्टार्ट होगी, तो ये एग लेइंग शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या फूल निकलने के दौरान भी कीड़े मार जहर स्प्रे किया जा सकता है? इसका जवाब ये है कि अगर वहां पे आम का तेला बहुत ज्यादा हो और उसके खिलाफ कोई हमने हिकमत अमली नहीं अपनाई, तो हमारे लिए मजबूरी हो जाती है कि हम हॉपर का कंट्रोल करें। अगर बिलफर्ज नहीं करते
तो ये देखें कि यहाँ पे पत्ते काले हो गए, ये इब्तदाई फूल सूख गए। और ये जो पिक्स थी कि तने के ऊपर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हॉपर की इकट्ठी हो जाती है, ये दोपहर के टाइम ये यहाँ पे बैठता है। फिर इसके कंट्रोल के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो सबसे पहले ये है कि दरख्त के तनों के ऊपर और मोटे टहनों के ऊपर, जो लिम्स हैं उनके ऊपर इनिशियली इंटरनली हम स्प्रे करें और फिर बाग को बाहर से अगर स्प्रे करें। यहाँ ये दो दवाइयाँ जो हैं वो सबसे अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। उनमें क्लोथायनिडीन या डाइनोटिफ्यूरान 50 ग्राम फी 100 लीटर पानी अगर आप स्प्रे करते हैं तो इससे बहुत अच्छा वीडियो कट कर दो, मेरे को मैसेज मिले। इसके जो कंट्रोल के लिए की जी सर, बहुत पॉइंट्स हैं, शुक्रिया। जी जी सर। इसके कंट्रोल के लिए की पॉइंट्स, नंबर 1, बटूर की बर वक्त कटाई की जाए ताकि तेले को परवरिश की जगह ना मिले। अगर किसी बाग में, मैंने तो पंजाब में ये देखा है कि अगर किसी बाग में बटूर मौजूद है तो कोई भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर ले, वहां से तेले का खात्मा नहीं होता। दूसरी बात के काट छांट की जाए, हवा का गुजर बेहतर हो। तीसरी बात के जब ये शाख तराशी कर रहे हो तो हम इसको स्टेम क्लीनिंग का नाम, जो सबसे नीचे तस्वीर है, स्टेम क्लीनिंग का नाम देते हैं कि अगर हम इस तरीके से शाख तराशी करें कि यहाँ पे कोई सब शाख ना रहे तो उससे क्या होगा कि इसको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सर्दियों में भी अब नैपसैक स्प्रेयर से कोई भी इंसेक्टिसाइड आप स्प्रे करते हैं तो तेले का खात्मा हो जाएगा। ये हवा के गुजर को बेहतर बनाने के लिए शाख तराशी की गई है कि इस तरीके से विंडो फॉर्मेशन हो। और आपको ये दरमियान वाली सेंटर वाली तस्वीर के नीचे आपको नजर आ रहा होगा कि कनॉपी के नीचे भी कहीं कहीं आपको धूप पड़ती हुई नजर आ रही है। तो अगर हम अपने बागों की शाख तराशी करें, अगर हम उसके स्प्रे करने के दौरान पहले इंटरनली स्प्रे करें फिर बाहर से स्प्रे करें तो ये तेले का बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। जी सर। जी सर। ये गदेड़ी की मैंने स्लाइड्स आपसे शेयर की। इसी तरीके से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बूर के ऊपर इस तरीके से काले निशान नजर आते हैं। ये मैंगो इन्फ्लोरेसेंस मिर्च बूर की मक्खी के हमले की वजह से ऐसे होते हैं कि वो अंडे देती है और उसके जो लार्वा है वो इस बूर के अंदर परवरिश पाता है। फिर ये जमीन के अंदर जमीन पे गिरता है, वहां पे इसका प्यूपा बनता है और वहां से फिर परवाना ऊपर चढ़ता है। तो सॉरी, ये देखें, ये इसका दौरान जिंदगी है। तो इसका कंट्रोल भी यही है कि अगर हम फरवरी मार्च में आबपाशी कर लें, एक दफा पानी लगा लें या कस्सी से ऊपर हम स्क्रैपिंग कर दें, सिर्फ छिलाई कर दें, तो ये काफी हद तक बूर की मक्खी को कंट्रोल करने में मददगार साबित होगा। जी जी सर, बहुत शुक्रिया। जी सर, मिट्ठल साहब आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में, इंसेक्ट्स के अटैक के बारे में? मैं ये जो भाई ने बात की मैं इसको सेकंड करूंगा, लेकिन मैं एक बात जो फर्टिलाइजर के हवाले से जो साईं कह रहे थे तो वो जी मैं जी। वो पुरानी वाली बात वो उसको ऐड करूंगा। NPK 15-15-15 जो है किसी भी अच्छी कंपनी वाला जो होता है वो देना चाहिए। वो 3 kg पर ट्री। वो हम मेरे एक्सपेरिमेंटल फार्म है वे में हमने एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट उसके हुए हैं। उसके बाद वो फार्म यार्ड मैन्योर होता है वो भी तकरीबन 2 से 2.5 मन तक। उसके बाद जो है ना आफ्टर, क्योंकि ये पाइप्स हैं, ये जो हम दूसरे भी हमारे क्रॉप्स हैं, वीट है, काटन है, लेकिन उसके भी हम तकरीबन 1 से 1.5 बोरी तक DAP देते हैं, 3 से 4 बोरी तक यूरिया देते हैं। लेकिन ये तो पाइप्स हैं, वो तो फेबरस रूट क्रॉप होते हैं, थोड़े थोड़े ये इसके पाइप हैं। 12 महीने के बाद जब फ्रूटिंग होती है तो फिर उसकी क्या हालत होगी, जो हम उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करेंगे, उसको रिकमेंडेड जो उसका होता है वो फर्टिलाइजर होता है वो भी नहीं देंगे, तो फिर ये क्या है, डेफिनेटली अल्टरनेट बेरिंग होती है। उसकी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, वो क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो फ्रूटिंग वो बहुत कम हो जाती है। इस वजह से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें जो है ना हम गुड्डी भी चलाते हैं, गुड्डी वो भी करते हैं, लेकिन कभी कभी जो कहाँ कहाँ वाटर शॉर्टेज होता है तो उसमें हम वो उस जो होता है उसको मल्चिंग का काम भी वो हम ले सकते हैं उसके, टू रिटेन द मॉइस्चर इन द सॉइल
और जो इस वजह से कभी कभी कहाँ भी वाटर शॉर्टेज का इशू आता है, तो वो जो हम कभी कभी होते हैं जो इसमें जो वो वीड्स वगैरह बहुत बढ़ जाते हैं, उसको हम वो मल्चिंग का काम भी ले सकते हैं इसमें। जी सर, बहुत शुक्रिया जी। बशारत साहब कोई क्वेश्चन पूछना हाँ चाहते हैं? जी सर। हाँ इसको जी हाँ। जी बशारत साहब, आप म्यूट है, अनम्यूट करें। जी आबिद साहब, इसके बाद हम इसकी बीमारियों की तरफ जाते हैं। काफी किसान भाइयों ने पूछा है कि इस पे हर स्टेज पे बीमारियों का जो अटैक हो जाता है। कुछ एंथ्राक्नोज के बारे में आप बताएं, मुंह सड़ी की जो बीमारी आती है आम पर, उसके बारे में क्या आप बताएंगे कि किस तरह उसको कंट्रोल किया जाए? जी मैडम, आप मेरी स्क्रीन देख रही हैं? जी जी। अच्छा, मौजूदा मौसम में जो बीमारियां आती हैं ना मैडम, वो 4 हैं। नंबर 1 पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, माल फॉर्मेशन और डाई बैक के कुछ पौधे हमें यहाँ मिलते हैं। ये पाउडरी मिल्ड्यू के अटैक की कुछ सिम्टम्स मैंने यहाँ दिखाई हैं कि ये नजर कैसे आता है। ये देखें कि किस तरीके से, जैसे किसी ने ऊपर धूड़ा किया हो, सफेद पाउडर सा फेंका हो, टेल्कम पाउडर। सर आपकी स्क्रीन दोबारा शेयर करें, ये रेलिवेंट फोटो नहीं आ रही। अब है, अब ठीक है। पाउडरी मिल्ड्यू की स्क्रीन शेयर हो गई? जी नहीं सर। सर स्क्रीन दोबारा शेयर करें इसको खत्म करके। अब ठीक है जी सर, आप बताएं। जी। ये पाउडरी मिल्ड्यू के कुछ अलामात हैं कि पत्तों के ऊपर, इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर ये सफेद पाउडर आपको नजर आ रहा होगा, या पत्तों के ऊपर भी अगर इस किस्म के सफेद निशानात आपको नजर आए, तो ये इस चीज की अलामत है कि यहाँ पे पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक हुआ है। अच्छा, इसमें जो पाउडरी मिल्ड्यू के अगेंस्ट मुख्तलिफ फंजीसाइड्स जो होती हैं, उनमें ट्राइयोजोल ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली प्रोपिकोनाजोल है या पेनकोनाजोल है, इनके बहुत अच्छे यहाँ पंजाब में रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा ट्यूबिकोनाजोल है, या नीचे 2-3 हमने जो फंजीसाइड लिखी हैं, इनके भी काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू के बाद जो दूसरी बीमारी आती है, वो जिसको एंथ्रेक्नोज या मुंह सड़ी का नाम दिया जाता है, कोलेक्टोरेटिकम उसका काजल ऑर्गेनिज्म है। इसमें ये होते हैं सर अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करें आप। जी। ठीक है जी सर। जी। जो एंथ्रेक्नोज है, जिसको मूसड़ी का नाम दिया जाता है, अगर ये फ्लावर्स पे की स्टेज पे आए, फूल काले होना शुरू हो जाए, तो हम इसको ब्लॉसम ब्लाइट का नाम देते हैं। और अगर ये बाज़-औक़ात जब बारिशें होती हैं तो ये, और टेम्परेचर भी कम हो, तो ये पत्तों के ऊपर भी इस तरीके से हमें अगर ऐसे निशानात हमें पत्तों पे नजर आए, तो ये भी मुंह सड़ी की ही अलामत हैं। और फिर ये जब फ्रूट बनता है, तो फ्रूट के ऊपर ऐसे काले निशान, ये भी मुंह सड़ी के ही एंथ्रेक्नोज का ही अटैक है जो के दिखाया गया है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमारे बाग में दरख्तों के पत्तों के ऊपर इस तरीके के निशानात अगर हमें नजर आए, तो बहुत सारे हमारे काश्तकार जो हैं, वो इसको भी एंथ्रेक्नोज ही समझते हैं। हालांकि ये साल्ट की वजह से होता है कि हमारी जमीनों में नमकियात बहुत ज्यादा है, ये नमक की ज्यादती की वजह से ऐसे निशानात पड़ते हैं। इसके कंट्रोल के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड, ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कसीरुल असर, ऐसी दवाइयां जो एंथ्रेक्नोज को भी कंट्रोल करें और पाउडरी मिल्ड्यू को भी कंट्रोल करें, उनको हम कहते हैं कसीरुल असल फंजीसाइड्स, पोनकुश। उनमें मार्केट में मुख्तलिफ कम्बिनेशंस मौजूद हैं, जिनमें कैब्रियोटॉप है, नटीवो है। इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जो पंजाब के काश्तकार इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, बागबान हजरात,
तो मैं यहाँ ये रिकमेंडेशन दूंगा कि कॉपर बेस्ड फंजीसाइड के बजाय अब इस वक्त ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड के स्प्रे करने की जरूरत है, ताकि यहाँ पे पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक भी कम से कम हो और एंथ्रेक्नोज का अटैक भी कम से कम हो। फिर उसके बाद एक और बीमारी जिसको मैंगो माल फॉर्मेशन कहते हैं, बहुत सारे जिम्मेदार जो हैं वो ये समझते हैं कि ये जो माल फॉर्मेशन है ये दरख्तों पे ज्यादा पानी लगाने से ज्यादा फैलती है। फ्लावरिंग के सीजन में अगर हम पानी लगा देंगे तो माल फॉर्मेशन बहुत फैल जाएगी। ये एक मिसकंसेप्ट है। बुनियादी तौर पे ये एक फंगस है फ्यूजेरियम मेंजिफेरी, जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है और आम के जो फलदार शाखें होती हैं उनका भी नुकसान करती है। इसके खिलाफ जो हिकमत अपनी अपनाने की अशद जरूरत होती है वो ये है कि बटूर की कटाई करें। सब्ज बटूर को कम से कम 9 इंच तक डंडी समेत काटें। फिर कटे हुए बटूर को इकट्ठा करके बाग से बाहर जला दें। बाग में सूखे बटूर की तल्फी जरूर की जाए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम बाग से बटूर की तल्फी नहीं करते वहां पे फ्रूट बोरर का हमला बहुत ज्यादा होता है। इसी तरीके से ऐसे बागात जहाँ पे बटूर मौजूद हो वहां पे नर्सरी ना लगाएं। वहां से कोई अगर बीमार दरख्त है तो वहां से कलमे लेके आगे ना हम फर्दर उसको अगर उन कलमों को लगाएंगे नए पौधों के ऊपर तो वहां पे भी बटूर बहुत ज्यादा फैलेगा। फिर बटूर की कंट्रोल के लिए जो अगस्त में जब फल तोड़ लिया जाता है, जब शाख तराशी की जाती है, अगर हम वहां फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं तो बटूर को भी काफी हद तक रोकने में मददगार साबित होगा। हमारे यहाँ कुछ बागात में ऐसे खुश्क शाखें ऊपर बहुत ज्यादा नजर आती हैं जिसको हम डाई बैक का नाम देते हैं कि वो दरख्त ऊपर से सूखना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे जिम्मेदार बहुत ज्यादा परेशान होता है कि इसका तदारुक कैसे किया जाए। वो शाख तराशी तो करते हैं लेकिन फिर भी ये ऊपर से शाखें जब सूखना शुरू होती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ ये प्रॉब्लम बढ़ता रहता है। तो जब हमने यहाँ मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान और मैंगो रिसर्च स्टेशन शुजाबाद में इस पे एक्सपेरिमेंट किए तो ये बात सामने आई कि जब किसी भी दरख्त की जड़ें जो हैं वो हेल्दी होंगी तो ऊपर का दरख्त भी हेल्दी होगा। अगर वहां पे जड़ें गल सड़ गई हैं, अगर वहां पे जड़ें सफोकेशन का शिकार हैं, दम घुटने का शिकार हैं, मुसलसल आबपाशी हो रही है, तो वहां पे वो पौधा ऊपर से भी सरसब्ज नहीं रहता, वो सूखना शुरू हो जाता है। ये कुछ डाई बैक के पौधों की मैनेजमेंट का तरीका था कि उसके दरख्तों के तनों के साथ इस तरीके से मिट्टी लगा दी जाए और यहाँ पे एक ट्रिंच सी बना दी जाए ताकि पानी सिर्फ इस ट्रिंच के अंदर लगे, बाकी जो पौधे के इब्तदाई फीडिंग रूट्स हैं वहां पे पानी ज्यादा ना लगे। तो उससे रिकवर होना शुरू हो गए। अब ये हमने ट्रिंच टेक्नोलॉजी जो इतने साल की रिसर्च के बाद सामने आई उसमें ये है कि पौधे का जितना घेरा होता है, जहां तक उसका फैलाव है, वहां पे एक नाली सी खोदी जाती है जो कि 1.5 फुट चौड़ी होती है और 2.5 से 3 फीट तक गहरी होती है। हम यहाँ सिर्फ आबपाशी देंगे तो पौधे की जड़ें इधर माइल होंगी और वो अपनी जरूरत के मुताबिक ही पानी लेगा। यहाँ पौधे के घेरे के नीचे एक्सेसिव वाटर, मुसलसल पानी खड़ा होने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती, बल्कि हम उसको मल्च के जरिए ऊपर से अगर हम ढांप दें तो वाटर कंजर्वेशन भी होती है, पौधे के ऊपर ग्रोथ भी ज्यादा अच्छी आएगी और पौधा सरसब्ज रहेगा। मौजूदा दौर में पंजाब के लिए जो हिकमत अमली है वो फ्लावरिंग सीजन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका, तो यहाँ पे कीड़े मार दवाइयों के, जहरों के गैर जरूरी स्प्रे से इज्तनाब करें ताकि किसान दोस्त कीड़ों का खात्मा ना हो सके। दूसरी बात के दरख्तों के तनों पे मैंगो मिलीबग जब नजर आता है तो हमें यहाँ दूसरे तीसरे दिन सिर्फ नैपसैक स्प्रेयर से सिर्फ दरख्तों के तनों के ऊपर स्प्रे करें। बूर की मक्खी का जैसे मैंने बताया कि अगर आबपाशी की जाए तो इसका भी कंट्रोल हो जाता है। बटूर जब नजर आना शुरू हो जाए तो उसकी कटाई की जाए और उसकी तलफी में कोई कोताही ना की जाए। बहुत ज्यादा सारे
ऐसे जिम्मेदार भी मौजूद हैं जो बटूर काटने के बाद वहीं बाग में ही पड़ा रहता है, वो उसको इकट्ठा कर नहीं करते और उनको जलाते नहीं है। तो वहां पे फ्रूट बोरर का हमला उन बागात में जो फल का गड़वा है, जो सुंडी हमारे लिए 2019-20 से बहुत ज्यादा परेशानी का बायस बन रही है, उसका कंट्रोल उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर हम बटूर की बर वक्त कटाई करें। बीमारियों के खिलाफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड यानी कसीरुल असल फफूंद कुछ जहरों का स्प्रे किया जाए। इसी तरीके से आम के कंट्रोल, तेले के कंट्रोल के लिए क्लोथायनिडीन का मैंने आपको बताया, या डाइनोटिफ्यूरान। ये जो 2 जहरें मैंने लिखी है ना, ये मैंगो के तेले के खिलाफ बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जी जी सर, बहुत शुक्रिया। जी बिशारत साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर बिशारत, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया रिजा, ये माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और बड़े अच्छा माहिरीन ने बताया। मैंने सिर्फ ये पूछना था कि ये जो फार्म यार्ड मैन्योर है, जो ऊपर की खाद है, ये कब डालते हैं? सिंध में तो सर्दी कम ही होती है, कौन सा मौसम है? पंजाब में कब डालते हैं? जी सर। जी सर, ये अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, ये इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये फार्म यार्ड मैन्योर जो गोबर की खाद है, उसके लिए लाजमी है कि वो कम से कम 6 महीने पुराना हो, वो गला सड़ा हुआ हो। अगर हम कहीं पे फ्रेश फार्म यार्ड मैन्योर डालते हैं तो वहां पे दीमक का हमला, टर्माइट्स का हमला बढ़ जाता है। सबसे पहली बात कि ये कम से कम 6 महीने गला सड़ा हुआ हो। दूसरी बात कि हम पौधे की उम्र के मुताबिक हमने ये डिसीजन लेना होता है कि हमने इसको कितनी फार्म यार्ड मैन्योर डालनी है। मसलन एक 15 साल का पौधा जो है, उसके लिए हमें गला सड़ा गोबर 75 kg चाहिए। तीसरी बात कि यहाँ पे सर्दी का जो दौरानिया है वो है दिसंबर और जनवरी का महीना। तो कोशिश करें कि शुरू दिसंबर में आप फार्म यार्ड मैन्योर को दरख्त के तनों के हटा के पूरी कनोपी के नीचे जितना उसका घेरा है वहां तक फैला दें। उससे कोरे से भी वो बचेगा, उसको जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, बुनियादी तौर पे नाइट्रोजन तो बहुत कम होती है, जो फास्फोरस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसके लिए भी मददगार साबित होगी। अच्छा, अगर गर्मियों में आफ्टर फ्रूट हार्वेस्ट यहाँ पे डालते हैं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। कोशिश करें कि पंजाब में जो जब सर्दी ज्यादा पड़ती है तो कोशिश करें कि दिसंबर में और जनवरी के महीने में फार्म यार्ड मैन्योर डाली जाए, लेकिन वो कम से कम 6 महीने पुराना हो, गला सड़ा हो। जी डॉक्टर साहब, ये तो ठीक है, ये हमने सिट्रस के लिए तो हमने ऐलान कर दिया है कि इसके बगैर क्वालिटी प्रोडक्शन नामुमकिन है फार्म यार्ड मैन्योर के बगैर, यानी ऑर्गेनिक मैटेरियल है। लेकिन मैं ये समझना चाहता था, मित्तल साहब से पूछना चाहता था कि वो कब डालती है? जी मिठल साहब, आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दें बिशारत साहब को। जी मिठल साहब, आप सुन रहे हैं? आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लें। जी एजाज साहब, अगर आप सुन रहे तो आप आंसर दे दें सर को। मिठल साहब आई थिंक वो नहीं पा रहे। तो इस सिलसिले में रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन दोबारा किया जाए। मैं डॉक्टर मित्तल साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी सर जी, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। मैंने पूछ रहा था कि आप कब फार्म यार्ड मैन्योर डालते हैं गली सड़ी? आपके यहाँ सर्दी तो बहुत कम होती है। जी हमारे यहाँ इस साल जो है ना वो तकरीबन अगस्त के महीने में जो है ना वो फार्म यार्ड मैन्योर जो है ना वो अप्लाई किया गया था मैंगो ऑर्चर्ड्स में, अगस्त के महीने में। जी हेलो ये कहते हैं कि हाँ जी कहते हैं कि जो फार्म यार्ड मैन्योर है, कहते हैं कि जो फार्म यार्ड मैन्योर है ये गर्मियों में डाली जाए तो ये उल्टा खराब होती है, यानी इसकी बर्निंग हो जाती है, जो इसका ह्यूमस है या जो इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है वो खराब हो जाता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ
सिंध वाले फिर क्या करते? तो इसी हवाले से मैंने पहले ये शेयर किया था, आपको याद होगा कि अगर वेल डीकम्पोज फार्म यार्ड मैन्यूअर हो तो वो ही डालनी चाहिए, वरना आपने सुना होगा कि आजकल जो है ना वीट में भी जो है ना वो रस्ट आ रही है। तो हमने खुद जो है ना यहाँ खुद यहाँ फार्म यार्ड मैन्यूअर इस्तेमाल किया हुआ था, अगर वो डीकम्पोज नहीं था जिन फार्मर्स के पास, तो वहाँ ही जो है ना वो वीट में रस्ट आई हुई है। तो यानी फार्म यार्ड मैन्यूअर अगर डीकम्पोज ना हो तो वो रस्ट वगैरह की डिजीज भी ले आता है। तो मैंने बताया कि बेहतर यह है कि अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में एक डाली जाए तो बहुत बेहतर होगा। इसका मतलब है इससे आप दोनों ही टेम्परेचर को वेजिटेटिव ग्रोथ में टेम्परेचर, हम तो सर्दियों में डालते हैं, हमारे यहाँ सर्दियों में डालते हैं। यही मेरा क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। अब हमारे पास काफी टाइम शॉर्ट हो रहा है, हम इसकी हार्वेस्टिंग की तरफ चलते हैं कि सर आप हमें इसकी हार्वेस्टिंग का थोड़ा सा बता दें, बिल्कुल शॉर्ट सा करके। हेलो हेलो जी 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 सर, जी सर। जी हेलो मोहम्मद मिठल, हम सुन रहे हैं आपको। जी जी। तो भाई ने ये जी जी क्वेश्चन मैंने समझा, भाई ने क्वेश्चन वो शायद वो किया कि वो उसमें जो है सर्दियों में जो करना चाहिए इसको फार्म यार्ड में। जो मैं इसमें ये रिक्वेस्ट करूं, हमारा भी एक्सपेरिमेंटल फार्म है, हम तो तकरीबन इसकी जो है ना वो सितंबर अक्टूबर में ना, सितंबर अक्टूबर में फार्म यार्ड में डिकम्पोज्ड फार्म यार्ड में तकरीबन मोर देन 6 मंथ्स का जो है उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी ज्यादा होता है वो सारा, उसमें वही हमने डाला था, स्प्रेड किया था, उसके हमारे यहाँ अच्छे रिजल्ट आए हैं। अभी भी देखते हैं उसमें अच्छी बेयरिंग आ रही है उसमें, जो इसकी जो है बूर वगैरह जो है अभी माशाल्लाह हमारे बागात में अच्छा आ रहा है, उसमें उसके अच्छी रिजल्ट है। उसके पानी देने के बाद वो सर्दियों में हम नहीं डालते, ये तकरीबन सितंबर अक्टूबर में हम डालते हैं। जी सर, बहुत हेलो शुक्रिया। जी सर, मैं इसकी जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। सर आम की बर्दाश्त के बारे में बता दें कि आम जो है वो किस टाइम पक के इस काबिल हो जाता है कि हम उसको जो अपने पौधा है उससे तोड़ लें और उसको आगे फर्दर जो हम यूज करें, और इसकी हेलो बर्दाश्त का मुनासिब तरीका क्या है कि जी सर, हम आपको सुन रहे हैं। जी आबिद साहब क्या कहेंगे? हेलो मोहम्मद मिठल, बता दें। सर आई थिंक उनको इंटरनेट का तो इसी इश्यू है। से जी सर। जी मैडम, हार्वेस्टिंग के हवाले से ये मैं कहूँगा कि यहाँ सिंध में अर्ली हार्वेस्टिंग होती है, यहाँ पंजाब में थोड़ी सी डिलेड होती है, लेकिन कुछ जी बातें जी ऐसी हैं जो हार्वेस्टिंग के हवाले से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैरायटी कोई भी हो, नंबर एक कि आपने ज़्यादा अरसे तक फल की तोड़ाई को लिंगर ऑन नहीं करना, डिले नहीं करना, पहली बात। क्यों कि उसके बाद वेजिटेटिव जो ग्रोथ होती है उसके निकलने का टाइम पंजाब में बहुत कम बच जाता है। अल्टरनेट बेयरिंग, यानी एक साल फल लेना और दूसरे साल ना लेना, इस बीमारी पे काबू पाने के लिए लाजमी है कि हम फ्रूट की हार्वेस्टिंग टाइम पे करें। दूसरी बात कि हार्वेस्टिंग से पहले 15 दिन पहले हम पानी बाग का रोक देते हैं कि जब इसको हम स्टोर करते हैं या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेजते हैं तो उसकी वो क्वालिटी, अगर पानी लगता रहे तो उसकी वो क्वालिटी नहीं मिलती जो कि एक ऐसे बाग से फल लिया गया हो जहाँ पे हार्वेस्टिंग से 15 दिन पहले आपाशी रोक दी जाए। तीसरा सबसे अहम बात कि इसको डंडी समेत तोड़ें और इसको चोट लगने से बचाएं, यानी ये गिरे ना। और अगर हार्वेस्टिंग के बाद इसको धूप में भी ना रखें, फिर हम उसको चूने के पानी में उसकी डीसैपिंग करते हैं कि उसकी डंडी को अलहदा किया जाता है, ताकि आपने बाज़ देखा होगा कि आम के ऊपर, जिल्द के ऊपर लाइनें सी होती हैं काले रंग की, वो बुनियादी तौर जी पे सर। सैप की वजह से होती हैं कि अगर हम हार्वेस्टिंग के दौरान उसकी सही तरीके से हार्वेस्टिंग नहीं करते और वो फल ऊपर से नीचे गिरता है तो वहां से सैप जो निकलती है डंडी से वो उसकी जिल्द के ऊपर काले निशान डाल देती है, जिससे क्वालिटी खराब होती है। यानी ये 4 बातें मैंने बताई कि पहली बात कि डिले नहीं करनी हार्वेस्टिंग, दूसरी बात कि कोई भी वैरायटी आप हार्वेस्ट कर रही हैं
तो बाग में 15 दिन पहले पानी को रोका जाए। तीसरा, उसको चोट से बचाएं फल को, और उसको गिरने से, धूप में रखने से, इन चीजों से बचाएंगे तो क्वालिटी दुनिया में जाएगी। ये हमारी पहचान है। हम सब इसके लिए दुआगो भी हैं और मेहनत भी करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत उसी वक्त ही फ्रूटफुल होगी जब जिम्मेदार इस के ऊपर अमल करेगा। जी जी सर, बहुत शुक्रिया सर। अब हम अगर आम की एक्सपोर्ट की तरफ आ जाएं तो MRL, मिनिमम रेजिडुअल लेवल, इसका क्या रोल है हमारे आम को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें? जी, एक्सपोर्ट के हवाले से मैडम, यहाँ मैंने पिछले साल भी हमारे यहाँ मैंगो जर्म प्लाज्म यूनिट है खानेवाल में, वहाँ पे 20 इंसेक्टिसाइड को मैंने स्प्रे कराया मुख्तलिफ दरख्तों के ऊपर, और फिर काला शाह उसके स्प्रे करने के बाद 1 हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद, 21 दिन के बाद और 28 दिन के बाद हमने यहाँ से फ्रूट सैंपल्स काला शाह काकू भेजे। वहां पे पेस्टिसाइड रेसिड्यूज लैब हैं। अच्छा, उनमें 2-3 चीजें थी। एक जो अमीडा क्लोप्रिड है उसके, और एक और दवाई थी, इस वक्त उसका नाम मेरे दिन, उन 1-2 के सिर्फ MRL कुछ हद तक थे, लेकिन अगर उनको 28 दिन पहले, हार्वेस्टिंग से 28 दिन पहले अगर हम उनको स्प्रेबिल पर स्प्रे भी करते हैं तो उनके MRL नहीं आते, या आते भी हैं तो वो उस लिमिट से कम है जो यूरोपीय यूनियन ने डिफाइन किए हुए हैं। यानी हमारा MRL का इतना बड़ा कोई इंसेक्टिसाइड का इशू नहीं है। हमारा इशू यहाँ पे फ्रूट फ्लाई है, हमारा इशू यहाँ पे क्वालिटी प्रोड्यूस है कि आम उस साइज का हो, उसमें न्यूट्रिशन उस क्वांटिटी में मौजूद हो, उसके फर्टिलाइजर का ख्याल रखा गया हो, ताकि जब दुनिया में हम आम भेजें तो हमारी कोई कंसाइनमेंट रिजेक्ट ना हो। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी सर, उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम जो हमारे किसान भाइयों और हमारे जितने भी आम के बागात जो चला रहे हैं उन भाइयों के लिए जो है फायदेमंद रहा होगा। कुछ ना कुछ उनको जरूर सीखने को मिला होगा। हमारा टाइम काफी शॉर्ट हो गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे किसान भाई जो उनको कोई मशवरा दें, कोई आखिरी नसीहत करें कि वो किस तरह से अपने आम के बागात जो है उनका बेहतर ख्याल रख सकते हैं और पैदावार अच्छी ले सकते हैं। जी सर। जी जी सर। जी, ये मेरे से रिलेटेड है। जी जी सर, आप सबसे बार ले लेते हैं। इसमें सबसे अहम बात कि पानी लगाना, कि इरिगेट आप करते हैं बाग में, एक दफा जब उसके तने 2/3 वतर पौधे के घेरे में जब तक खुश्क नहीं हो जाता, दोबारा पानी ना लगाएं, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने अभी आपको बताई कि फ्रूट को ज्यादा देर तक हमने वहां दरख्त के ऊपर रिटेन नहीं करना, उससे भी क्वालिटी डिटीरियोरेट होती है, खराब होती है। जब फ्रूट की डेवलपमेंट हो रही हो वहां पे कोई फर्टिलाइजर हमने इस्तेमाल नहीं करनी। अगला पॉइंट ये है कि इसके नीचे जो घेरे की सफाई है वहां पे अगर जड़ी बूटियां मौजूद होंगी तो क्या होगा कि जो फ्रूट ऊपर से नीचे गिरता है वहां हमें नजर नहीं आएगा और हम उसको सही तौर पे तल्फ नहीं करेंगे। अगर हम उसको उठा के अपने बाग से बाहर फेंक दें तो उससे फ्रूट फ्लाई जो हमारा क्वारंटीन पेस्ट है, जिसकी वजह से बहुत कम एक्सपोर्ट हमारी होती है, राउंड अबाउट पिछले साल भी 9% तक हम टच कर सके अपनी एक्सपोर्ट को, तो टोटल प्रोडक्शन का 9% हमने एक्सपोर्ट किए। तो हम फ्रूट फ्लाई और फ्रूट बोरर के कंट्रोल के लिए जड़ी बूटियों की तल्फी हमें करना पड़ेगी। फिर हमने अपने फल को चोट्स लगने से या धूप में रहने से बचाना है। उसके बाद हम जब फ्रूट हार्वेस्ट कर लें उसके फौरी बाद हमने फर्टिलाइजर एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको फास्फोरस लाजमी डालें, पोटाश जितनी डाल सकते हैं डालें, ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा। नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, कम ही जरूरत होती है, लेकिन उसकी जरूरत के मुताबिक डालें, डोरमेंसी का ख्याल रखें, और यहाँ इसके घेरे में हल नहीं चलाना जड़ी ताकि इसकी जो फीडिंग रूट्स हैं उसको हम बचा सके।
अगर इंटरक्रॉपिंग भी करनी है तो पैचेस की शक्ल में बाग में पहले वहां पे वटे डाल के इस तरीके से करें कि जब आप चाहें फसल को पानी लगा लें, जब आप चाहें बाग को पानी लगा दें। बहुत ज्यादा पानी खड़ा करने से, बहुत ज्यादा पानी के स्ट्रेस से, दोनों हालतों में आम के बाग को बहुत ज्यादा नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता है। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी एजाज साहब, मैं आपसे आपके कमेंट्स लेना चाहूंगी कि आप हमारे किसान भाइयों को क्या नसीहत करेंगे। इसी सिलसिले में एक ही जो है ना हमसे बात जो पहले भी करनी चाहिए थी, वो आखिर में ये है कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड से, चाहे वो बागात ही क्यों ना हो, वो मैंगो के बागात हों, तो प्रीडेटर्स यानी हमारे जो दुश्मन कीड़े हैं उसके खाने वाले जो दूसरे हमारे प्रीडेटर्स हैं वो बिल्कुल कम हो गए हैं। और इसके अलावा पॉलिनेटर्स यानी जो पॉलिनेशन में कुछ इंसेक्ट्स काम करते हैं वो भी बहुत कम हो गए हैं। तो इसके सिलसिले में अगर हमारे मैंगो आर्चर्स के फार्मर्स गुलाब के फूल या गुलाब के जो है ना बागात भी इंटर क्रॉपिंग में इस्तेमाल करें तो बहुत सारे फवायद होंगे। अभी तो लोगों ने मस्टर्ड भी लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी जो है ना कह सकते हैं लो डेल्टा क्रॉप है, वो भी लगाएं तो उस पर भी जो है ना पॉलिनेटर्स और प्रीडेटर्स दोनों अट्रैक्ट होते हैं। इससे ये होगा कि जो मुखालिफ या दुश्मन कीड़े हैं वो प्रीडेटर्स उनको खत्म कर देंगे, और जो पॉलिनेशन का किरदार है वो जो है ना पॉलिनेटर्स अपना किरदार अदा करेंगे, जिससे जो है ना हमारी पैदावार बेहतर भी होगी और ज्यादा भी होगी। यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में फर्क पड़ेगा। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि जो है ना हमारे फार्मर्स अभी जो है ना इस तरफ आ जाएं कि वो फूलों वाले जो है ना क्रॉप्स थोड़े बहुत जरूर लगाने चाहिए उनको आर्चर्स में। जी सर, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम जो हमारे जितने भी किसान भाई हैं जिन्होंने आम के बाग लगाए हैं, वो जो इस पे काम करना चाहते हैं, वो उनके लिए ये काफी हेल्पफुल रहा होगा। उन्हें काफी कुछ इससे मालूमात मिली होंगी कि वो किस तरह से अपने बागात जो उनकी हिफाजत कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर पैदावार जो है वो हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, बैठक जैसे कि हमारा प्रोग्राम जो है अख्ताम पे जा रहा है, इसमें मैं अपने किसान भाइयों को बताती चलूं कि सावी की तरफ से जो ऐप हमारी तरफ से आई है उसको आप इंस्टॉल करें। ऐप को इंस्टॉल करेंगे, आप अपना मैप, वहां के अपना खेत जो है अपना मैप करें, वहां पे आपको तमाम तर मालूमात जो है ऐप से मिल जाएंगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़रात आपकी जेब में। आप अपना मैप करें, फार्म मैप करें, आपको हफ्ते का पूरे का टेम्परेचर मिल जाएगा, आपको अपनी फसल की सेहत के मुतालिक रहनुमाई मिल जाएगी। तो मेरी किसान भाइयों से गुजारिश है कि वो सावी ऐप को जरूर इंस्टॉल करें और उससे भरपूर फायदा उठाएं। जी नाजरीन, इसी तरह आप अपने अगले प्रोग्राम में मिलते हैं अगले एक नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ, जिसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा मालूमात और रहनुमाई फराहम की जाए। इसी के साथ अपनी मेजबान सायरा सईद को इजाजत दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।